औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला शहबाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम अल्लाह के बारबरकत नाम के साथ आज जो है वो C5 यानी कि जो है वो टैक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस का जो है वो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि इंशाल्लाह जो है वो हम अक्टूबर के महीने में यानी कि जो है वो सेकंड वीक में अराउंड जो है वो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। हफ्ते में हमारी 3 क्लासेस का हमने शेड्यूल रखा हुआ है, जो कि जो है वो एक पीर के रोज़ है, एक बुध के रोज़ है और एक जो है वो जुमे के रोज़ है। तो इंशाल्लाह इसी पैटर्न के साथ हम जो है वो अक्टूबर के सेकंड वीक में इंशाल्लाह जो है वो कोर्स को मुकम्मल करने जा रहे होंगे। अब वो कोर्स जिसको हमें मुकम्मल करना है उसके लिए थोड़ा सा जायचा आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हमें सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है। तो सिलेबस की जानकारी तो मैं आज आपको दे रहा हूँ, मगर इसके साथ साथ मैं आपको लॉ का एक फॉर्मेट भी सिखाऊंगा, यानी कि लॉ का पढ़ने का अंदाज क्या होगा, उसमें कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई होती है, कैसे ढूंढनी चाहिए। क्योंकि आप जो है वो ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर बैठने जा रहे हैं और उसके अंदर जो है वो जितनी महारत आपकी लिखने के ऊपर चाहिए, इतनी ही महारत या शायद इससे भी ज्यादा महारत आपकी इस बात के ऊपर चाहिए कि आप किताब खोल के वो पर्टिकुलर प्रोविजंस को डायग्नोज कर सकें जो सवाल की जो है वो के साथ सिंक्रोनाइज होता हो। तो जो क्वेश्चन होगा या बहरहाल जो है वो आपकी जो केस स्टडी होगी, जो भी आपके पास जो है वो सिचुएशन जिंदगी में आई हुई है, उसको लॉ की लैंग्वेज में कैसे प्रेजेंट करना है, हैंडल करना है, सबमिट करना है, उसके लिए जो है वो आपकी किताब के ऊपर कमांड जो है वो बहुत जरूरी है। अब वो वाले दौर तो गए कि आप जो है वो फ्लो चार्ट बना लेते थे और जो है वो मैप बना लेते थे और याद रख लेते थे कि इसमें जो है वो 4 चीजें हैं और इसमें 5 चीजें हैं। वो दौर तो गए। अब जो है वो ना ऑफिस में वो दौर काम आते हैं, ना जो है वो एग्जाम में वो काम आता है मामला कि हमने 4 पॉइंट्स याद कर लिए और 5 पॉइंट याद कर लिए। पता ही नहीं होता है कि वो 4 और 5 पॉइंट जो है वो कहाँ से जो है वो लो में से डिस्कवर हुए हैं। बहुत आसानी हो जाती थी, हम तो काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो ये समझाना या पढ़ाना कि भाई ये चार्ट याद कर लीजिए, उससे जो है वो काम हो जाएगा, आपका सवाल हो जाएगा। अब तो जो है वो आ जाता है केस स्टडी, चाहे आप ऑफिस के लिए पढ़ाई कर रहे हो या ऑफिस में बैठे हो, चाहे एग्जाम में बैठे हो। अब तो केस स्टडी आपको बड़े बड़े ओपिनियन ड्राफ्ट करने पड़ते हैं एग्जाम में भी और बारह जो है वो ऑफिस में भी। तो इसके ऊपर जो है वो आपको ठीक ठाक जो है वो कमांड चाहिए, किताब की एक्सेस चाहिए, और ये कमांड और एक्सेस जो है वो उससे बढ़तर और आला होनी चाहिए जो आपकी माशाल्लाह लिखाई की कमांड होगी। तो इसके लिए आपको आज की क्लास में ये समझाऊंगा मैं थोड़ा बहुत कि भाई जो है वो किताब की एक्सेस के लिए आपको जो है वो क्या चीजें जहन में रखनी चाहिए, कैसे कौन सी चीज कहाँ मिलनी चाहिए, कौन सी चीज का क्या पर्पस होता है। फिर जो है वो अगली क्लासों से गाए बगाए जो है वो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो प्रोविजंस आपके सामने आते जाएंगे। तो ये हैंडल होगा मामला इस तरीके से। आपको जो है वो हर क्लास में जो है वो नोट्स दिए जाएंगे। नोट्स जो है वो मैंने कोई अपनी इंजीनियरिंग उसके ऊपर कोई नहीं की है, बस ये जो है वो रेप्लिकेशन है, यानी कि रिप्रोड्यूस किया हुआ है लो ही, यानी बेयर एग को ही रिप्रोड्यूस कर दिया है और उसके ऊपर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग वगैरह कर दी है। बहरहाल उससे आपका ये कोई हर्ज नहीं आएगा कि आप किताब में वो चीज डायग्नोस ना कर सकें। बस ये नोट्स का मेन मकसद ये होगा कि क्लास का ड्यूरेशन जो है वो मैनेजेबल हो जाए। वरना ये कि वो जो ऑनलाइन के अंदर ऑर्डिनेंस के अंदर पहले पेज के ऊपर खड़े हैं, 525 पेज के ऊपर जंप करना है, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो ये जो नोट्स का मकसद है वो सारी चीजों को, यानी 1 नंबर पेज को 525 नंबर पेज के साथ, फिर 525 के बाद जो है वो 418 नंबर पेज के साथ लिंक करना, उस लिंकिंग के ऊपर जो है वो एक जगह पे ये सारी चीजें लिख दी हैं। अपनी वर्डिंग वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा लिखी है, जो मेन लॉ का टेक्स्ट है वो जरूर लिखा है, ताकि आपकी लॉ की
जो ड्राफ्टिंग है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह महारत हो जाए। तो आपको जो है वो पोर्टल के ऊपर ये नोट्स मुहैया होंगे, तो आप चाहेंगे तो क्लास से पहले उसको जो है वो आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट करेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो, सब आपको अलाउ है उसके जो है वो इस्तेमाल के बारे में। और जो है वो उसकी बेस पे आप अपने ऑर्डिनेंस को भी साथ साथ रखें क्लास के, और ये नोट्स को भी सामने रखें, तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह अक्टूबर के किसी वक्त में हम कोर्स को मुकम्मल कर रहे होंगे। तो हमारे सिलेबस के अंदर तीन सेगमेंट्स हैं। एक 50 से 60 नंबर का है, और एक जो है वो 30 से 45 नंबर का है, और एक 5 से 10 नंबर का है। सिलेबस का चूंकि नाम है टेक्स्ट प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस, तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब जो है वो आप टीपीपी यानी टेक्स्ट प्लानिंग एंड प्रैक्टिसेस के अंदर लो को याद नहीं कर रहे होगे, लो को आप समझ रहे होगे। तो चाहे ये वाला मामला हो इनकम टैक्स का, चाहे ये सेल टैक्स और एफईडी का मामला हो, और प्रोफेशनल एथिक्स और वैल्यूज और एटीट्यूड का भी मामला हो, तो यहाँ पे जस्ट रिप्रोड्यूसिंग ऑफ द टेक्स्ट या जो है वो बेयर लो, वो जो है वो बहरहाल मकसूद नहीं होगा। उसके अंदर उसकी जो थीम है उसको डायग्नोस करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का जो एरिया है उसको जो है वो हम जिंदगी में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का जो एरिया है उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ये जो तीसरा वाला एरिया है प्रोफेशनल एथिक्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड, इसको हम थ्योरी का एरिया कहते हैं। बहरहाल इसमें भी थ्योरी के एरिया में भी आते हैं केस स्टडीज ही। अच्छा, इनकम टैक्स का जो एरिया है उसके 50 से 60 नंबर हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का जो एरिया है उसके अंदर 30 से 45 नंबर का एरिया है, यानी कि कवरेज है। और यहाँ पे आखिरी वाला जो है वो 5 से 10 नंबर है। मोर और लेस जो है वो देखा जाए हर अटेम्प्ट के अंदर ये ग्रेडिंग यानी कि जो है वो ये बाइफर्केशन या अपोर्शनमेंट जो है वो 100 नंबर की तकरीबन तकरीबन फॉलो हो ही रही होती है। सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के बारे में मैं थोड़ी सी और आपको जो है वो एक इंसेंटिव जो है वो सॉर्ट ऑफ जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो जब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो उस वक्त वो सूरत हाल होगी कि हम इनकम टैक्स खत्म कर चुके होंगे। इनकम टैक्स मुकम्मल करने के बाद हम सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पे पहुंचेंगे, तो उस वक्त एक तो आपको मेरी केमिस्ट्री आपके साथ मैच हो चुकी होगी, यानी आप मेरी पढ़ाई के स्टाइल और पढ़ाई की डेप्थ और पढ़ाई की जो है वो पैटर्न को आप समझ चुके होंगे। एक ये वजह। दूसरी बात है कि सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की किताबें भी जो हैं, यानी उनके जो बेयर एक्ट हैं वो निस्बतन जो है वो काफी पतले और काफी जो है वो आसान है, यानी कि जो है वो साइज वाइज बात कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू इनकम टैक्स। तो ये 15-16 क्लासों में ये दोनों चीजें मुकम्मल हो जाती हैं। और ये जो है वो बहरहाल इनकम टैक्स का बाकी एरिया जो है वो ये ठीक ठाक हमारा टाइम ले लेता है। तो सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जब हम इनकम टैक्स मुकम्मल कर चुके होते हैं तब आते हैं। तो यहाँ पे 15 से 16 क्लासों के अंदर अफेक्टिवली अगर पास पेपर के पैटर्न को देखा जाए तो आप 35 से 40 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 40 नंबर आप आज की क्लास का टेक अवे लेके जाइए। 40 नंबर का एरिया इंशाल्लाह ये 16 क्लासों में कवर हो जाएगा। बाकी 60 नंबर के लिए आप जो है वो बाकी महीने खर्च कर रहे होंगे, जो कि जो है वो बेसिकली इनकम टैक्स और ये थ्योरी वाला एरिया होगा। अब ये इनकम टैक्स के अंदर आपको क्या कुछ चीजें जो है वो कवर करनी है। मैंने आपको फिर कहा कि सिलेबस भी है, और ये इसके साथ साथ आपको लॉ को पढ़ने का अंदाज भी समझाऊंगा। इनकम टैक्स लॉ में हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ना है, जिसके अंदर 242 नंबर सेक्शन है। 242 सेक्शन है, यानी 1 से लेकर 242 सेक्शन सारे के सारे आपके सिलेबस का पार्ट हैं। और इसके अलावा 1 से लेकर 14 शेड्यूल हैं। देखिए, शेड्यूल का रोल जो है वो इनकम टैक्स लॉ में ये होता है, या बहरहाल किसी और लॉ में भी शेड्यूल का रोल ये होता है कि अगर किसी चीज को लिस्ट डाउन करना होता है, यानी बहुत सारी चीजें एक साथ जो है वो किसी सेक्शन के अंदर बयान करनी होती हैं, तो फिर इसको एक जगह पे एक अपेंडिक्स की शक्ल में कंपाइल किया जाता है, और उस अपेंडिक्स को लॉ की लैंग्वेज में शेड्यूल कहते हैं। जैसे कि इनकम टैक्स लॉ में टोटल 14 शेड्यूल हैं, और 14 शेड्यूल में आप देखेंगे कि उन शेड्यूल का कोई ना कोई लिंक किसी सेक्शन के साथ बैठ रहा होगा, और उस सेक्शन में जो है वो फिर आपको ये कहा जा रहा होगा इस पर्टिकुलर शेड्यूल में चले जाए, वहां पे चीज की आपकी लिस्ट मिलेगी। जैसे मिसाल के तौर पे सेक्शन 4 में कहा गया कि आपको अगर कभी भी टैक्स रेट ढूंढने हो, चाहे वो विथहोल्डिंग टैक्स के रेट हो, चाहे वो चार्जेबिलिटी के टैक्स रेट हो, चाहे जो है वो अपना सुपर टैक्स के रेट हो, वो तो हमेशा आपको फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर मिलेंगे। सेक्शन 4 के अंदर वो रेट्स अगर डालने की कोशिश करते जो फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं, तो पूरा फॉर्मेट पूरा पैटर्न लो का डिसवेट हो जाता, और जो है वो उसकी खूबसूरती ही खत्म हो जाती। फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर उन्होंने राइटली उसको डाला हुआ है। इसी तरीके से सेक्शन 53 में जो है वो आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगर आप लो में जिसका मकसद जो है वो आपसे पैसे
से निकलवाना है, यानी कि इनकम टैक्स लॉ तो जो है वो जाहिर बात है इस मकसद के लिए बना है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू हासिल किया जाए। अगर जो है वो उस रेवेन्यू की हुसूल के दौरान में कुछ लोगों को मरात यानी कि एग्जेम्पशन और कंसेशन देने हैं, तो इसके लिए जो है वो आपको सेकंड स्केड्यूल को रुजू करना पड़ेगा। तो जब भी कोई शेड्यूल होगा तो लाजमी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि उसका कोई ना कोई सेक्शन होगा। कौन सा शेड्यूल कौन से सेक्शन से लिंक होगा इंशाल्लाह आपको जगह पे बता दिया जाएगा। मोर ओवर शेड्यूल के अंदर हमेशा कोई चीज लिस्ट डाउन हो रही होती है। तो 14 शेड्यूल पढ़ने हैं और 242 सेक्शन जो है वो हमें पढ़ने हैं। ये हमारा इनकम टैक्स के अंदर पढ़ने का मैंडेट हो गया। अच्छा, किसी भी लॉ के अंदर पाकिस्तान में हो या दुनिया में हो, हमेशा लॉ होता है यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या बहरहाल जो है वो सेल टैक्स एक्ट, हमेशा इसके साथ कनेक्टेड रूल्स होते हैं। रूल का मकसद जो है वो लॉ के साथ चलना इस तरीके से है कि रूल जो है वो हमें ये बताते हैं कि लॉ में जो व्हाट टू डू लिखा हुआ है उसका हाउ टू डू क्या है, उसका हाउ टू डू क्या है। मेरे जहन में जो एक मैं चूंकि तालिब इल्म हूँ लॉ की फील्ड का, तो मैं आपके साथ अपनी एक सोच जो है वो शेयर करता हूँ कि हम सूरह हशर जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें मिलता है वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अनहु फंतहू। आपको रसूल जो है वो देते हैं जो उसको ले लीजिए और जिससे वो रोकते हैं उससे आप रुक जाइए। तो यहाँ से जो है वो हमारी सोच ये बनती है, सबकी बनती होगी, जाहिर बात है मेरी भी बनती है, कि जो हदीस है वो भी बेसिकली कुरान का ही पार्ट है। अल्लाह के नबी जो आपको दे रहे हैं उसको आप ले लीजिए, जिससे वो मना कर रहे हैं वो जो है वो उससे आप रुक जाइए। यहाँ से हदीस की हुज्जत कायम होती है सूरह हशर की इस आयत से। तो जो अराउंड जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सही बुखारी या जो सहीन जिसको कहते हैं, वहां से जो है वो जो हदीसें मिलती हैं, बाकी जो दूसरी हदीसों की जो शाखें हैं, तो सब हदीसों को मिला जुला के फिर कुरान को पढ़ा जाए तो फिर कुरान के अंदर आपकी सही ग्रिप महसूस होती है। इसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूं कि तकरीबन कम व बेश कुरान में 700 दफा जो है वो नमाज का हुक्म दिया गया है, मगर नमाज की प्रोसीजर कुरान में है ही नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हदीस में जाना पड़ता है। हम सफर में हो तो सलात वो जो सफर की नमाज कसर नमाज पढ़ती हैं, हम जो है वो बारिशें ना हो रही हो तो इस्तिस्का की नमाज पढ़ते हैं, कोई हाजत हो, कोई एग्जाम पास होने की जो है वो हाजत हो, कोई और मसला हो तो सलातुल हाजात पढ़ते हैं, इस्तिखारे की नमाज है, वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ किस्म की नमाजें हैं, मुख्तलिफ नमाजों का क्या प्रोसीजर, उसमें क्या दुआएं पढ़नी चाहिए, ये अल्लाह के नबी हमें वसीयत करके गए हैं। और ये अल्लाह के नबी की वसीयत को हम इसी वेटेज के साथ लेते हैं कि ये भी कुरान का हुक्म है, वमा आताकुम रसूल फखुजू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये मेरी समझ में, चूंकि लॉ की फील्ड का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरी समझ में ये आता है कि हदीस जो है वो बेसिकली कुरान के अंदर जो व्हाट टू डू कहा गया है उसके बारे में हाउ टू डू है। यानी कि कुरान के अंदर जो हुक्मनामे हैं उन हुक्मनामे की इम्प्लीमेंटेशन आप कर ही नहीं सकते जब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर हदीसों को राइज ना करें। वो एकामात का नुजूल जो है वो प्रोसीजर के बगैर हुआ था, और वो प्रोसीजर जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसवाए हसना के थ्रू, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के थ्रू। तो कुरान के अंदर जो है वो एकामात जो हैं, यानी कुरान को आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस इज द मेन टेक्स्ट ऑफ द लॉ, एंड हदीस जो हैं वो इसके बेसिकली प्रोसीजर्स हैं। शायद इसी सुन्नत को सामने रखते हुए दुनिया में, पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि कभी भी कोई लॉ बनता है तो इसके साथ उसके प्रोसीजर जरूर होते हैं। पाकिस्तान में और दुनिया के बेशतर ममालिक में लॉ का नाम होता है एक्ट, और इसके साथ जो प्रोसीजर होते हैं उनका नाम होता है रूल्स। तो जब भी कभी एक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक्ट पढ़ेंगे, चाहे वो जो है वो इनकम टैक्स से मुतालिक, सेल टैक्स से मुतालिक, फेडरल एक्साइज से मुतालिक कोई भी लॉ पढ़ेंगे, कस्टम से मुतालिक लॉ पढ़ेंगे, हमेशा फौरन पूछिएगा किसी को कि इसके रूल्स कहाँ हैं। रूल्स से आपको ये पता चलेगा कि भाई इसके प्रोसीजर्स, यानी बहुत सारे सेक्शन में हुक्मनामे होंगे, हुक्मनामे के ऊपर फिर आप अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करेंगे कि मेरी मर्जी मैं जैसे भी करूं। नहीं नहीं नहीं, पहले मालूम कर लीजिए रूल्स में इसका कोई प्रोसीजर तो नहीं है। प्रोसीजर होगा तो फिर आपकी हरकत जो है वो प्रोसीजर की पाबंद होगी, और प्रोसीजर अगर ना हो तो फिर उस सूरत हाल में आप अपनी हरकत अपनी मर्जी से जो है वो कीजिएगा। तो इस तरीके से हम इनकम टैक्स लॉ में भी, सेल टैक्स लॉ में भी, फेडरल एक्साइज के लॉ में भी, जो भी तीनों हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम उसके अंदर जो है वो लॉ भी पढ़ेंगे और इसके साथ रूल्स भी पढ़ेंगे। लॉ क्या कहता है, व्हाट टू डू, रूल्स क्या कहते हैं, हाउ टू डू। व्हाट टू डू के कौन से मैटर के बारे में कौन से रूल को लिंक करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ी महारत चाहिए जो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और जब हमारा कोर्स खत्म होगा तो आप भी जो है वो आगे दूसरों लोगों को इसी तरीके से
से समझा रहे होंगे कि कौन से सेक्शन को कौन से रूल्स के साथ लिंक करना चाहिए। यानी द प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर वुड बी ऑन द विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स। 232 रूल्स हैं और 242 सेक्शन है, तो इनको लिंक करके जो है वो व्हाट टू डू और हाउ टू डू की बेस पे कंक्लूड होगा सिचुएशन या सवाल या सिनेरियो, और फिर इसके अंदर जो है वो जहां जहां जरूरत पड़ेगी रिलेवेंट शेड्यूल्स को भी हम जो है वो लिंक करते जाएंगे। अब्दुल मुइस कह रहे हैं भाई उनको आवाज में मसला है, अब्दुल्ला शहबाज शहबाज कह रहे हैं कि भाई उनको आवाज में कोई मसला नहीं है, अब जो है वो दूसरे साथी कोई हो तो वो भी बता दें। अब्दुल मुइस का भी चले क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब अगली बात, अदर्स। इनकम टैक्स लॉ में ऑर्डिनेंस भी है, रूल्स भी हैं, इसके साथ आपको जो है वो कुछ अदर्स भी लिंक करने पड़ेंगे। अदर्स से जो मेरी मुराद है आपकी पढ़ाई के लिए वो है एसआरओ और सर्कुलर्स और सर्कुलर लेटर। इसके बारे में अभी आपको जो है वो नोट नंबर 3 में मैं लेके जा रहा हूँ, मगर ये कि बहरहाल अभी ही समझ लीजिए, जो लिखा हुआ है वो अभी आपको पढ़ाया जाएगा, मगर अभी समझ लीजिए। आप में से अक्सर साथी मेरे साथ कॉर्पोरेट लॉ में भी हैं या बाजी में रहे हैं, तो उसके अंदर जो है वो आप लोगों ने ये समझा हुआ है कि एसआरओ का फुल फॉर्म है स्टेचुटरी रूल एंड ऑर्डर। बहुत सारे सेक्शंस के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि ये सेक्शन के अंदर ये प्रोसीजर, ये डॉक्यूमेंट, ये फॉर्मेट फॉलो होगा जो इसमें भी स्पेसिफाइड होगा। जैसे मिसाल के तौर पे सेक्शन नंबर 114 जो है वो रिटर्न फाइलिंग से मुतालिक है। अब रिटर्न फाइलिंग के मुतालिक जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर रिटर्न का कोई फॉर्मेट ही नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर रिटर्न का फॉर्मेट ही नहीं है। तो जब हम सेक्शन को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि रिटर्न तो वो होगा जो इनकम टैक्स का रिटर्न, रिटर्न का मतलब वो होता है जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप अपनी इनकम की कंप्यूटेशन और टैक्स की पेमेंट को जो है वो प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। तो वो इनकम टैक्स का जो रिटर्न होगा उसका फॉर्मेट जो है वो होगा जो इसमें भी प्रिस्क्राइब होगा। तो जो प्रिस्क्राइब होता है, जैसे अभी रिसेंटली भी प्रिस्क्राइब हुआ है इस साल के लिए एफबीआर की तरफ से, तो वो जो प्रिस्क्राइब होगा वो कौन से डॉक्यूमेंट के थ्रू होगा, वो एसआरओ के थ्रू होगा। एसआरओ हमेशा जो है आपको किसी सेक्शन के अंदर एस में भी प्रिस्क्राइब, एस में भी स्पेसिफाइड, एस में भी डिफाइन को लिंक करता हुआ नजर आएगा। यानी कि जो है वो कोई भी सेक्शन हो उसमें एस में भी स्पेसिफाइड, एस में भी प्रिस्क्राइब, एस में भी डिफाइन अगर लिखा हुआ मिले तो फौरन से इंक्वायरी में लग जाइएगा कि भाई इसका रिलेवेंट एसआरओ कौन सा है। ये मैं बहरहाल आपको जो है वो इंशाल्लाह जैसे हमारी पढ़ाई आगे बढ़ेगी तो जो भी सेक्शन के साथ जो रिलेवेंट एसआरओ होगा वो आपके साथ लिंक करते रहेंगे, आप उसको इफेक्टिवली जमा करते रहिएगा, पोर्टल पे भी मौजूद होंगे इंशाल्लाह। तो आप अपनी फाइल जो बना रहे हो, अपना मैनुअल या फोल्डर बना रहे हो, उसके अंदर भी इसको इफेक्टिवली फ्लैग और कंपाइल करते रहिएगा। मजीद ये कि जो भी बेयर एक्ट आप लेंगे एग्जाम को के अंदर कैरी करने के लिए, उसके अंदर भी ये जो सारे बेयर एक्ट छापने वाले हैं वो मुझसे मुशावरत में रहते हैं और मैं उनको गाइड करता हूँ हर अटेम्प्ट के अंदर। इस दफा भी गाइड किया है कि कौन कौन से एसआरओज और सर्कुलर्स जो हैं वो उनको डालने चाहिए आपके बेयर एक्ट में। तो वो एसआरओज और सर्कुलर्स जो क्लास में पढ़ाए जाएंगे अफेक्टिवली वो आपको बेयर एक्ट में भी साथ पीछे नजर आएंगे, और बेयर एक्ट में जो भी चीज छपी हुई होगी इसको एग्जाम में ले जाना आपके लिए अलाउ है। विश्वा की तरफ से फिर कंप्लेन आई है कि भाई उनको आवाज नहीं आ रही है। विश्वा, ये कुछ मतलब है कि अभी मुइज की तरफ से भी कोई आई थी तो आपकी कोई कनेक्टिविटी का इशू है। बाकी दूसरे लोग तो सारे मेरे ख्याल में कंफर्टेबल है, इसलिए कि कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आवाज बिल्कुल सही है। सैयद सलमान जो है उन्होंने अभी कंफर्म किया, अब्दुल्ला शहबाज माशाल्लाह चैंपियन है हमारे, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया, ईशान ने कंफर्म कंफर्म कर दिया। तो विश्वा आपको जो है वो अपनी यहाँ पे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, आपका भी माशाल्लाह ठीक हो गया। चलें, नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो अलग अदर्स के अंदर जो दूसरी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसका मुंबा या उसका पॉइंट ऑफ व्यू या उसका सोर्स जो है वो सेक्शन नंबर 206 है। सेक्शन 206 में ये लिखा हुआ है कि एफबीआर के पास ये पावर है। चले, साथ साथ आपने ये पूछ लिया, आप लोगों को क्लास का फॉर्मेट में समझाऊं। क्लास के अंदर जो है वो आप लोग जब चाहें मुझे कोई भी सवाल बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं, मगर उसके अंदर मैं आपसे मशवरा ये चाहूंगा या सलाह ये चाहूंगा कि देखिए हमने आपको बात करने का इख्तियार तो उसमें नहीं दिया, उससे ये होता है कि क्लास की वो टोन या बेसिकली टेम्पो ही नहीं बन पाता अगर वो क्लास में हम जो है वो ऑनलाइन क्लासों के अंदर ये जो है वो एक एक क्वेश्चन को जवाब दे रहे हो। मगर ये कि बहरहाल
चैट बॉक्स पे आप लिखिए, मैं फौरन से उसका जो है वो जबानी जवाब देता हूँ। और आपके साथ जो है वो मेरा आज की क्लास में ये मुआहिदा होने जा रहा है कि आप जो है वो जो जनरल क्वेश्चन करेंगे, यानी आपको कोई भी तकलीफ हो, कहीं पे भी अपनी ऑफिस का कोई मसला हो, आपके जाती रिटर्न से मुतालिक कोई मसला हो, तो वो भी आप क्लास के बाद जो है वो मुझे ऑनलाइन ही चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब बिल्कुल दूंगा आपको। मजीद ये बात कि भाई जो है वो हमारा व्हाट्सएप का जो डेडिकेटेड ग्रुप है वहां पे भी आप सवालात पूछ सकते हैं, मगर ये कि ये जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं ये हम क्लास के एंड में रखें। क्लास में जो है वो जैसे क्लास के बीच में अगर आपने एक मुझसे सवाल पूछा तो वो सवाल होगा जो मैं अभी आपको किसी स्लाइड को पढ़ाते हुए, किसी नोट्स को पढ़ाते हुए टेक्निकल बात कर रहा हूं, इससे मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है फौरन पूछ डालिए, इसलिए कि आप क्लास के एंड के लिए रखेंगे तो आप भूल जाएंगे और फिर उसके अंदर फिर मुझे भी याद नहीं होगा कि मैंने वो बात कब की थी जिसके ऊपर आपने ये सवाल किया है। तो फौरन से पूछ लीजिए, हम फौरन से आपको जवाब देंगे। रहा सवाल जनरल क्वेश्चन, जैसे आप अभी पूछ रहे हैं शहजाद कि कौन सा बैरक फॉलो करें, तो इसको इंशाल्लाह हम एंड के लिए रखते हैं, मगर अभी आपने पूछ लिया है तो मैं आपकी जो है वो सवाल को ऑनर करूंगा। और वो ये है कि भाई आप जो भी बैरक लेना चाहें, बहरहाल जो है वो बैरक सारा जो है वो मैंने आपसे कहा कि जो भी बैरक छापने वाले हैं 3 लोग, एस एस सलाम कराची है, एस एस सलाम इस्लामाबाद है और खालिद पेटी वाला साहब पेटी वाला, ये सारे मुझसे मशावरत में हैं। मेरी अच्छी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस होती है इनकी बैरक की डिजाइनिंग में, और इसीलिए मैं अपना बैरक जो है वो बेसिकली पब्लिश नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सारे अपने दोस्त हैं, बहरहाल अपने सीनियर्स हैं, ये सब कर रहे होते हैं, तो मेरी मुशावरत से है, तो मैं फी सबीलिल्लाह बहरहाल इनके ये काम कर देता हूँ और आपके पास जो है वो चीज की अच्छी दस्तियाबी हो जाती है। तो बैरक को तो मतलब यही होता है कि भाई ये तो रिप्रोड्यूस कर देते हैं लोगों को, एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, आप अपने पोर्टल पे देखिएगा, आपको वहां पे इनकम टैक्स लो, सेल टैक्स लो जो अपडेटेड फाइनेंस एक्ट से अपडेटेड हुए हैं वो आपको मौजूद मिलेंगे आपके पोर्टल पे, जो स्क्राइबर का पोर्टल है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो उसी को उन्होंने डाउनलोड किया है, डाउनलोड करने के बाद उसको उन्होंने प्रिंट कर दिया है और प्रिंट करने के बाद 2 गत्तों में डाल के कह दिया कि ये हमारा बैरक है। तो आप एस एस सलाम इस्लामाबाद का लीजिए, कराची का लीजिए, या फिर एक खालिद पेटी वाला साहब का लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगे, जो आपको जो है वो कन्वीनियंटली जो है वो अवेलेबल हो जाए, आप वो कोई भी ले लीजिए। इंशाल्लाह जो है क्लास की पढ़ाई के बाद आपको इस बात के ऊपर कोई जो है वो दिक्कत महसूस नहीं होगी कि इस बैरक से ये मसला है, उस बैरक से ये मसला है। बैरक से आइडियली कोई मसला नहीं होगा, तो कोई भी आप लेना चाहें आप ले लीजिएगा। चले हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात को लेके। अच्छा, अब अगली जो बात है हमारी वो है कि सर्कुलर क्या चीज होते हैं, जिसके ऊपर अभी ये सवाल आ गया था। सर्कुलर जो है वो सेक्शन 206 में ये लिखा हुआ है कि एफबीआर के पास ये पावर है कि वो कभी लॉ के अंदर इनकंसिस्टेंसी महसूस करे, यानी एक आदमी लॉ को अलग तरीके से पढ़ रहा है, एक आदमी अलग तरीके से पढ़ रहा है, और आजकल तो बहुत ज्यादा जो है वो इसके अंदर जो है वो तजाद आ जाते हैं। एक इवन बिग 4 के अंदर या बिग 3 के अंदर भी तजाद आ जाते हैं, एक पार्टनर ये कहता है, दूसरा पार्टनर ये कहता है, और फिर दूसरी जो है वो फर्म कॉम्पिटिटर के पास जाते हैं तो वो उसके अंदर भी पार्टनर्स में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप एक चीज को सुबह से 10 लोगों के पास शेयर करने जाएं और ये सारे अपने फील्ड में माहिर होंगे तो 10 लोगों की 10 बातें हो जाएंगी। तो एफबीआर जो है वो जब ये देखता है कि एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है तो उसके ऊपर फिर वो एक्सप्लेनेशन जारी करता है। तो एफबीआर का एक्सप्लेनेशन जारी करना जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है उसको कहते हैं सर्कुलर। और ये सर्कुलर जो है ये बेसिकली होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। अच्छा, चूंकि सर्कुलर जो है किसी सेक्शन के अंदर फिट नहीं होता, यानी किसी सेक्शन के अंदर एस में भी स्पेसिफाइड या एस में भी प्रिस्क्राइब की जगह पे नहीं आता, बल्कि ये ऑल टुगेदर एक सेक्शन के ऊपर एक बात होती है जो बेसिकली सेक्शन की इंटरप्रिटेशन होती है, तो इसको बहरहाल एक्सप्लेनेशन के नाम से ही कहते हैं। मगर एसआरओ जो है चूंकि एक सेक्शन के अंदर एस में भी स्पेसिफाइड 4 वर्ड्स की जगह पे एक बड़ा मजमून लेके आ जाते हैं, तो इसलिए एसआरओ को हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ लॉ। एसआरओ को हम क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफ लॉ। और सर्कुलर को हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं
एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। तो दोनों ही जो है वो बहरहाल अदर्स की कैटेगरी में हमारी पढ़ाई के अंदर आएंगे, मगर एसआरओ जो है वो लाजमी तौर पे किसी सेक्शन के अंदर एस में बी स्पेसिफाइड के वर्ड्स की रिप्लेसमेंट में आएगा, और सर्कुलर जो है वो किसी सेक्शन के ऊपर एफबीआर की इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन आएगी। और सर्कुलर लेटर क्या चीज होते हैं, ये सेक्शन नंबर 213 के तहत जो है वो सुपीरियर ऑथोरिटीज जो एफबीआर के अंदर हैं, हायरार्की एक बनी हुई है, उसके अंदर जो सुपीरियर ऑथोरिटीज हैं वो इंफीरियर ऑथोरिटीज को किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डायरेक्शन देती हैं कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, और फिर उस डॉक्यूमेंट को वो जनरल पब्लिक के लिए भी मुहैया कर देते हैं। यानी सुपीरियर की इंफीरियर को डायरेक्शन, एंड द डायरेक्शन इज बिकमिंग पब्लिक बिकॉज ऑफ द रीजन के सेक्शन 213 में इजाजत है कि उसको पब्लिकली अवेलेबल किया जा सकता है इन डायरेक्शंस को। तो जो डायरेक्शन जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो, जो सुपीरियर की इंफीरियर की तरफ होती हैं, उसको सर्कुलर लेटर के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो है वो बहरहाल अगेन एक्सप्लेनेशन के दर्जे में आता है। इसके अंदर भी बहरहाल एक एक्सप्लेनेशन होती है सुपीरियर की इंफीरियर को, यानी कि जो अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन आती है इस काम को ऐसे करना, इस काम को वैसे करना। तो इसका मतलब यही हुआ कि डायरेक्शन दी जा रही है किसी पर्टिकुलर काम को, पर्टिकुलर इशू को हैंडल करने की। तो दोनों ही बहरहाल एक्सप्लेनेशन होती हैं। बस इसमें जो है वो मामला ये कि ये एफबीआर की तरफ से जारी होता है, ये एफबीआर या इसके कोई सुपीरियर की तरफ से सबऑर्डिनेट्स को जारी होता है। इसके अंदर कभी कोई एड्रेस ही नहीं होता है, यानी कि इसमें किसी को मुखातिब नहीं किया जाता, ये तमाम जनरल पब्लिक के लिए मुहैया होता है। और इसमें अगर आप सर्कुलर लेटर को देखेंगे तो इसमें बाकायदा कोई एड्रेस ही होगा, यानी जो सुपीरियर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट को मुखातिब करके कह रहा होगा, असिस्टेंट कलेक्टर, कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। तो इस तरीके से जो है वो इन दोनों का फर्क कायम हो जाता है। बाकी लीगल हैसियत दोनों की सेम है कि ये दोनों ही एक्सप्लेनेशन होती हैं, मगर ये एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी कम पावरफुल होती है, और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी हु इज इशूइंग द एक्सप्लेनेशन। ये एफबीआर की तरफ से है और ये एफबीआर के किसी अफसर की तरफ से है। इसको जारी करने का इख्तियार सेक्शन 206 में है, इसको जारी करने का इख्तियार सेक्शन 213 के अंदर है। अब ये जरा देख लीजिए, नोट नंबर 1 और 2 के अंदर मैं थोड़ी सी आपको बातचीत बताऊं, बल्कि नोट नंबर 3 है ये। यस, ये नोट नंबर 3, इसके बारे में मजीद बातचीत बताऊं। जो एसआरओ जारी होता है, जी फसी बिल्कुल सही आपने कहा, सुपीरियर टू इंफीरियर विद इन द एफबीआर। यस, हम एफबीआर के इस वक्त कानून को पढ़ रहे हैं, तो जो तीनों हमारे जो कानून है, यानी कि इस सिलेबस के अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और और सेल टैक्स और इनकम टैक्स, इसके अंदर एफबीआर के गवर्नेंस वाले कानून है। तो ये सुपीरियर से इंफीरियर की मैं बातचीत करूंगा, तो ये कोई पुलिस और फौज नहीं है, ये बेसिकली एफबीआर के अंदर सुपीरियर और इंफीरियर की बात हो रही है। एसआरओ जो है वो क्या होता है, ये एफबीआर की तरफ से जारी होता है, जो कि किसी सेक्शन के अंदर एस में भी प्रोवाइडेड की जगह पे रिप्लेस होगा। इसको उमूमी तौर पे जिंदगी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। प्राइमरी लेजिस्लेशन तो ये होता है जो कानून बना, पार्लियामेंट ने बनाया, पार्लियामेंट ने कुछ मामलात के ऊपर एफबीआर को ऑथोराइज कर दिया कि आप जो है वो इसको अपनी तरफ से लॉ बना दीजिएगा, यानी एस में भी प्रेस्क्राइब करके हम छोड़ देते हैं लॉ को, आप फिर जो है वो इसकी जगह पे कोई चीज ले आइएगा। तो इसको जिंदगी में हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो जो मेन लॉ है वो कहलाता है प्राइमरी लेजिस्लेशन या प्राइमरी कानून, और जो है वो जो एसआरओ की शक्ल में कानून के अंदर जो एक्सपेंशन होती रहती है उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सेकेंडरी लेजिस्लेशन कहते हैं। जिस तरीके से कानून को आप फॉलो करते हैं उस तरीके से आपको जो है वो एसआरओ को भी फॉलो करना है, क्योंकि वो जाहिर बात है किसी सेक्शन की जगह बनने जा रहा है। अच्छा, अब जो सर्कुलर और सर्कुलर लेटर है उसके बारे में बातचीत। एफबीआर जो है वो सर्कुलर जो जारी करता है, वो क्यों जारी करता है, सेक्शन नंबर 206 में लिखा हुआ है कि वो कंसिस्टेंसी ऑफ प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना चाहता है और वो गाइडेंस देना चाहता है। यानी एक आदमी एक सेक्शन को अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, दूसरा अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो इससे तो फिर इनकंसिस्टेंट जो है वो प्रेजेंटेशन हो जाएंगी और एक गलत रीत चल जाएगी। तो गलत रीत को की सिमत को सही करना हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है। कौन जारी किया जाता है, एफबीआर जारी करता है। अच्छा, अब इसके ऊपर सरप्राइजिंग बात है, वो ये बात है कि इन्होंने कहा है कि ये बाइंडिंग होगा सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टाफ के ऊपर।
डिपार्टमेंटल स्टाफ के ऊपर क्या मतलब, एफबीआर के निजाम में जो काम करते हैं। अच्छा, एफबीआर के निजाम में जो काम करते हैं उसके अंदर भी इन्होंने कहा है कि जो कमिश्नर अपील है, जिसके पास आप अपीलें दाखिल करते हो, आपके साथ अगर कोई गलत हो जाता है काम, तो उसके ऊपर आप जो है वो अपील दाखिल करते हो। अपील के 4 फोरम है। एक है सीआईआर अपील, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। एक उसके ऊपर है अपीलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। इसके ऊपर है हाई कोर्ट। इसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो है, ये किसी और कानून के तहत ऑपरेट होते हैं। उसका इनकम टैक्स लॉ में उसका बनना और उसका चलना एज सच डिफाइन नहीं है। जो कमिश्नर अपील है, ये बेसिकली इनकम टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है। और इसके ऊपर जो है वो इन्होंने यहाँ पे मुकर्रर कर दिया कि अगर कोई कमिश्नर अपील जो है वो कोई सर्कुलर को कहे कि नहीं ये गलत है, ये एक्सप्लेनेशन एफबीआर की तरफ से जारी हुई है, मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, तो उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। बाकी जो एफबीआर के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर है, इनको लाजमी तौर पे एफबीआर के सारे सर्कुलर को फॉलो करना जरूरी है। अच्छा, अब देखिए पूरे गेम के अंदर हैं कौन कौन, यानी कि इनकम टैक्स की किताब के अंदर कौन लोग जो है वो शामिल हैं या कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1, टैक्स अथॉरिटीज। नंबर 2, यूजर ऑफ द लॉ, जो कौन है बेसिकली जो है वो टैक्स पेयर। तीसरे नंबर पे है अपीलेट अथॉरिटीज। अपीलेट अथॉरिटीज इन दोनों के ऊपर नजर रख के बैठी हुई हैं। किसके ऊपर? कलेक्टर्स के ऊपर और जो है वो पेयर के ऊपर। इनके दरमियान में डिस्प्यूट आ जाता है तो अपीलेट अथॉरिटीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो 3 कैरेक्टर्स के में से सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर ये लॉ अप्लाई होता है, यानी सर्कुलर की शक्ल में आने वाला डॉक्यूमेंट अप्लाई होता है, यानी बाइंडिंग होता है। नंबर 1 जो है वो कौन था? टैक्स अथॉरिटीज, उनके ऊपर तो बाइंडिंग है। मगर उसके अंदर जो है वो कमिश्नर अपील को निकाल दिया, तो मैं जिसको कह रहा हूँ अपीलेट अथॉरिटीज, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। तीसरे नंबर पे कौन है? सबसे अहम जो शख्स है जो कि इस निजाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि टैक्स पेयर, उसके ऊपर भी सर्कुलर बाइंडिंग नहीं है। अगर आप चैंपियन हो अपनी फील्ड के और आप किसी सर्कुलर को चैलेंज करना चाहें कि भाई ये सर्कुलर गलत है, मैं इसको फॉलो नहीं करता, तो कोई आपको इस बात के ऊपर पेनल्टी नहीं लगा सकता कि आपने सर्कुलर को फॉलो क्यों नहीं किया। जो लोग स्टूडेंट हैं मेरे साथ अभी या बहरहाल माजी में कंपनी लॉ के या कॉर्पोरेट लॉ के, तो उसके अंदर तो बाकायदा 510 नंबर सेक्शन मौजूद है कि आपको सर्कुलर ना फॉलो करने के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। मगर इनकम टैक्स लॉ में सर्कुलर फॉलो ना करने के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। और इसकी रीजन मैं आपको समझा रहा हूं कि सर्कुलर फॉलो करना बाइंडिंग ही नहीं है टैक्स पेयर के लिए। ये बाइंडिंग है किसके लिए? ये टैक्स अथॉरिटीज के लिए। और टैक्स अथॉरिटीज में भी एक अथॉरिटी को निकाल दीजिएगा, यानी अपीलेट अथॉरिटीज को। यही दर्जा सर्कुलर लेटर का है। सर्कुलर लेटर में क्या होता है कि कभी कोई कार्रवाई हो रही है, किसी जो है वो प्रोसीडिंग्स के अंदर देखा जा रहा है कि कोई उलझाव है, तो कोई भी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू या कोई भी टैक्सेशन ऑफिसर जो है वो गाइडेड हो सकता है, इंस्ट्रक्टेड हो सकता है, असिस्टेड हो सकता है बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू वूम ही सबऑर्डिनेट, यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को जो है वो बेसिकली डायरेक्शन दे रही होती हैं। और इसमें जरूर जरूर जो है वो जिस सबऑर्डिनेट को डायरेक्शन दे रही हैं उसको उसका नाम लिखा होगा कि भाई तुम कौन हो, कमिश्नर हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो। तो इसीलिए मैं अभी आपको कह रहा था कि ये भी एक्सप्लेनेशन है, ये भी एक्सप्लेनेशन है, नीचे वाली भी। मगर इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर जो है वो हमेशा एड्रेसिव मुखातिब जिसको आप किए जा रहे हो उसका नाम लिखा होता है। इसके लिए भी बाइंडिंग अफेक्ट ये है। सर्कुलर लेटर ऑल्दो एफबीआर की वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल है, मगर ये कि ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज अदर देन अपीलेट अथॉरिटीज के ऊपर बाइंडिंग है। टैक्स पेयर जो है वो अगर चैंपियन है, वो कहता है कि नहीं ये एक्सप्लेनेशंस को मैं नहीं मानता, तो नो वन कैन इम्पोज यू अ पेनल्टी ऑन द बेसिस कि भाई आपने जो है वो सर्कुलर या सर्कुलर लेटर को क्यों फॉलो नहीं किया। अब्दुल में मुइस लिख रहे हैं, सर अगर कोई लॉ में अमेंडमेंट हो तो एसआरओ इशू होकर होगा? नहीं, लॉ में अमेंडमेंट तो जो है वो आपको मालूम है कि लॉ तो पार्लियामेंट की अभी जो आपको मालूम है जो धमाका छोकरी हुई है पूरी, अभी जो आपको 9 जून को बजट आया था हमारा। और बजट जो है वो इसे डॉक्यूमेंट टू अमेंड द लॉ, यानी मैं टैक्स लॉ की बात कर रहा हूँ। बजट इज एन अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। तो 9 जून को आया।
और फिर इसके बाद जो है वो 26 जून को ये पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ। तो पार्लियामेंट से अप्रूव होके लॉ अमेंड होता है। लॉ की अमेंडमेंट जो है वो एसआरओ से नहीं होती है, लॉ की अमेंडमेंट पार्लियामेंट के अप्रूवल से होती है। और हमारे मुल्क के अंदर जो निजाम है, बहरहाल दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इंक्लूडिंग यूके में भी यही निजाम है, इंडिया में भी यही है कि फाइनेंस बिल इज द डॉक्यूमेंट, या फाइनेंस बिल कहिए या बजट कहिए, इज द डॉक्यूमेंट थ्रू विच एवरी ईयर द लॉ इज अमेंडेड। एसआरओ जो है वो लॉ को अमेंड नहीं करता, एसआरओ लॉ को एक्सपेंड करता है। किसी सेक्शन में एस में भी प्रिस्क्राइब हो, उसकी जगह पे मजमून बयान करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि रिटर्न विल बी फाइल्ड एज ऑन द फॉर्मेट एस में भी प्रिस्क्राइब, तो रिटर्न का फॉर्मेट कैसे आएगा? एसआरओ के थ्रू आएगा। इन एसआरओ भी ओवररिडन और अमेंडेड, यस, एसआरओ को अमेंड करना और ओवरराइड करना ये एफबीआर के पास पावर है। कोई ऐसी ममानियत कहीं पूरे लॉ में नहीं मिलती है कि एक एसआरओ जारी हुआ तो वो एसआरओ अगले साल दोबारा जो है वो नहीं आ सकता, बार बार आ सकता है। बल्कि आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत प्रोमिनेंट है। इस साल का जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो लास्ट ईयर के इनकम टैक्स के रिटर्न से अलग है। तो लास्ट ईयर का जो इनकम टैक्स रिटर्न आया था वो भी एसआरओ के थ्रू आया था, इस साल का फिर जो है वो एसआरओ के थ्रू आ गया। तो इस एसआरओ के थ्रू, यानी करंट ईयर में जो एसआरओ आया है, इसके थ्रू लास्ट ईयर के एसआरओ को ओवरराइड कर दिया। तो कहीं पे भी नासिर अली आपको एग्जांपल देनी हो कि भाई एसआरओ क्या दूसरे एसआरओ के थ्रू ओवरराइड या अमेंड हो सकता है? यस। जो रिटर्न फाइलिंग का फॉर्मेट है, यानी रिटर्न का जो फॉर्मेट है, इसको तो हर साल ओवरराइड किया जाता है। सर्कुलर इज एक्सप्लेनेशन लॉ, सो नॉट बाइंडिंग, इट मींस लॉ इज बीइंग ब्रीच। नहीं नहीं, लॉ नहीं होता, एक्सप्लेनेशन तो ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी जो टैक्सेशन पढ़ाता हूँ, दूसरे लोग भी टैक्सेशन पढ़ाते हैं। तो कुछ लोग मुझसे पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है वो दूसरे लोगों से पढ़ते हैं। तो जो भी जो है वो बहरहाल हम पढ़ाने वाले लोग हैं, हम सारे लोग जो है वो वही यानी बैरक से ही पढ़ाते हैं। मगर ये कि बहरहाल एक बंदा अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, दूसरा बंदा अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है, और जहाँ पे आपकी सहूलत होती है आप वहाँ पे क्लासे ज्वाइन कर लेते हो। तो इसी तरीके से जो है वो सर्कुलर का भी मामला होता है। सर्कुलर जो है वो बेसिकली एक एक्सप्लेनेशन होती है, लॉ नहीं होता है। मैंने जैसे लॉ को एक्सप्लेन किया, दूसरे टीचर ने भी एक्सप्लेन किया, तीसरे टीचर ने भी एक्सप्लेन किया, आप तीनों में से कहीं पे भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हो, आप उधर बैठ जाते हो। इसी तरीके से सर्कुलर आया, और सर्कुलर के ऊपर आपको अगर राय बनती है कि नहीं ये सही है, तो आप ठीक है मान लें। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं तो इस लॉ को ऐसे समझता हूँ, क्योंकि एफबीआर में जो लोग बैठे हुए हैं मुझे मालूम है वो आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं है। मेजोरिटी केसेस में एफबीआर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इस फील्ड के हैं ही नहीं। वो तो इनकी सैलरी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो जिस लेवल की सैलरीज और जिस लेवल का मामला हो। आपको मालूम है हमारी एफबीआर की हिस्ट्री में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनके चेयरमैन रहे हैं, और दोनों का दौर कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। मतलब उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बीमार होके वहां से निकले, एक शब्बर जैदी साहब और इससे पहले अब्दुल्ला यूसुफ साहब। तो बहरहाल जो है वो एफबीआर के अंदर जो है वो आपसे ज्यादा कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। मगर ये कि बहरहाल अगर आप इस सर्कुलर को मानते हैं कि ठीक है किसी ने बंदे ने एक्सप्लेनेशन सही की है, तो आप उसको एक्सेप्ट करें। और नहीं कि अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं तो आपके पास तोजी होनी चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं काबिल हूं और मैं नहीं मानूंगा। आप कहिए कि आपकी उसके ऊपर क्या लॉजिक बनती है। हाउ द सर्कुलर इज नॉट एग्रीइंग विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड सबमिट योर पॉइंट ऑफ व्यू। सर गाइडेंस टू टैक्स पेयर मीन्स, गाइडेंस मतलब वही एक्सप्लेनेशन। जैसे आप मुझे सवालात पूछते हो तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, दिस इज कॉल्ड गाइडेंस। मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग यू, दिस इज द सेम थिंग व्हिच आई हैव रोट ऑन द स्लाइड। जो स्लाइड पे लिखा है वो भी मैंने लिखा है, जो बोल रहा हूँ वो भी मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा बोलना जो है वो लिखे वही की गाइडेंस है। कोई सेक्शन को ओमिट करना हो तो उस सूरत हाल में आपको अब्दुल मुईज पार्लियामेंट से अप्रूव करवाना पड़ेगा, यानी फाइनेंस बिल के थ्रू होगा ये। फंसी कह रहे हैं सर, बैरक में 206 और 214 लिखा हुआ क्या है? लिखा हुआ यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप जब इंशाल्लाह अगली क्लास में बैरक लेके आएंगे या कुछ दिनों में बैरक ले लेंगे तो यही लिखा हुआ मिलेगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा अब आप आइएगा।
अगले एरिया के ऊपर। जी बिल्कुल, अपना अदनान एवन आपने बिल्कुल सही कहा। 206 नंबर और 214 नंबर सेक्शन नंबर है। अच्छा, अब आप आइए अगले एरिया के ऊपर। जो इनडायरेक्ट टैक्स का हमारा एरिया है, उसके अंदर हमें सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो पढ़नी है। और सेल टैक्स के भी दो हिस्से हैं। एक जो है वो गुड्स के ऊपर जो है वो सेल टैक्स है, और एक सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स है। अब सर्विसेज के ऊपर जो सेल टैक्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मना है कि उसके अंदर फेडरल लेवल के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लग सकता। सर्विसेज के ऊपर सेल टैक्स जो है फेडरल लेवल के ऊपर नहीं लग सकता। तो इसलिए चारों सूबों ने अलग अलग जो है वो प्रोविंशियल सेल टैक्स लॉ बनाए हुए हैं। चार प्रोविंसेस के चार प्रोविंशियल लॉ और एक इस्लामाबाद का लॉ, टोटल 5 लॉ पढ़ने पड़ेंगे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के लिए। और गुड्स के लिए बहरहाल जो है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 पढ़ा जाएगा। तो मिला जुला के ये दो डॉक्यूमेंट हमें पढ़ने पड़ेंगे, प्रोविंशियल सेल टैक्स लॉस और सेल टैक्स एक्ट 1990, तो हमारा सेल टैक्स का एरिया मुकम्मल होगा। मगर बहरहाल ये सारी पढ़ने के बाद भी इसकी जखामत इतनी नहीं है जितनी इनकम टैक्स की जखामत है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी तो आपने आपके सिलेबस में उन्होंने कहा है कि फेडरल एक्साइज एक्ट के शुरू के चैप्टर नंबर 1 और 2 ही पढ़िएगा, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के। तो बहुत बारीक सा जो है वो थिन एरिया है आपके सिलेबस में फेडरल एक्साइज ड्यूटी का। मगर बहरहाल जो भी है, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी दोनों मिला जुला के 30 से 45 नंबर के लिए जो हम कवर करने जाएंगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो है वो इनकम टैक्स क्या था, वो डायरेक्ट टैक्स था। अब जरा इसका फर्क देखिएगा क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन और पेमेंट होती है वो सेम आदमी के ऊपर होती है। जैसे मिसाल के तौर पे ग्लेक्सो है, ग्लेक्सो जो है वो अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालता है। उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर जो है वो टैक्स कैलकुलेट करता है, यानी टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करता है, जिसको आप करंट टैक्स कहते हैं। और वो माइनस करने के बाद वो आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी कैलकुलेट कर लेता है। अब जब उसकी आप अकाउंटिंग एंट्री देखेंगे, जो टैक्स की कंप्यूटेशन उसने क्लाइंट ने आपको करके दी है, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री ऐसे बनाता है वो, यानी लेजर के अंदर, कि टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट। यानी कि जो एक्सपेंस बियर कर रहा है, जो एक्सपेंस बुक कर रहा है, वही एक्सपेंस को गवर्नमेंट को पे कर रहा है, ये कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। यानी कि जिसका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है, उसका ही कैश फ्लो और बैलेंस शीट इंपैक्ट हो रही है, तो उस सूरत हाल में इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ये होगा कि जैसे कि एक नेस्ले है, नेस्ले ने जूस बेचा 100 रुपए का, 18% का जो है वो सेल टैक्स का रेट है। तो जूस बेचने के ऊपर 18% का सेल टैक्स भी लगाया जाएगा। यानी इसकी एंट्री ऐसे बनेगी कि जो है वो कस्टमर को आपने 100 रुपए की चीज बेची, तो सेल आप 100 रुपए की क्रेडिट करेंगे, और जो है वो आपको सेल्स के ऊपर जो है वो सेल टैक्स भी गवर्नमेंट को देना है, तो सेल टैक्स पेएबल आप 18 रुपए का क्रेडिट करेंगे। और कस्टमर से आप जो अकाउंट रिसीवेबल बुक करेंगे, वो 100 रुपए का बुक नहीं करेंगे, वो 118 रुपए का बुक करेंगे। ये सेल टैक्स का निजाम है, ये सेल टैक्स का कानून है। अकाउंट रिसीवेबल विल बी डेबिटेड बाय 118 rupees, and the credit will be 100 rupees sale, and there will be also one another credit जो कि जो है वो होगा सेल टैक्स पेएबल का 18 रुपए का। तो इसके अंदर जरा नेस्ले की बैलेंस शीट को देख लीजिए। बैलेंस शीट के अंदर क्या एंट्री बनी, पेएबल की एंट्री बनी। कौन सी वाले पेएबल की, सेल टैक्स पेएबल की। और ये सेल टैक्स पेएबल जो है वो जो आपने बुक किया है, ये साइमल्टेनियसली रिसीवेबल भी बुक हो गया है कस्टमर से। इसमें टैक्स की पेमेंट के लिए आपने बैलेंस शीट को तो इन्वॉल्व किया नेस्ले की, मगर नेस्ले का प्रॉफिट और लॉस जो है वो टैक्स की बर्डन के लिए इन्वॉल्व नहीं हुआ। प्रॉफिट और लॉस के अंदर टैक्स का एक्सपेंस बुक नहीं हो रहा। ऐसा टैक्स जिसका बर्डन जो है आप शिफ्ट ऑन कर देते हो, पास ऑन कर देते हो, कस्टमर से वसूल कर लेते हो, कस्टमर की जो इनवॉइस है उसके अंदर बिल्ट इन कर देते हो, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर और जो है वो सेल टैक्स के अंदर आपको यही जो तरकीब है नजर आएगी कि यू विल बी इनवॉइसिंग द टैक्स पेमेंट टू द कस्टमर, एंड वॉट एवर द बर्डन यू आर taking for the purpose of payment, this is being indemnified by your customer। तो बर्डन है कस्टमर का,
पेमेंट है सप्लायर की, ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के दोनों मैकेनिज्म जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। जब इंशाल्लाह लॉ की बारीकी में हम जाएंगे तो आपको मजीद इन चीजों के ऊपर जो है वो कमांड होती जाएगी। आज की क्लास में कम से कम आप ये डेफिनेशन तो लेके जाइए कि इनकम टैक्स के अंदर जो है वो डायरेक्ट टैक्स का फीचर है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट एक ही पर्सन की इन्वॉल्व हो रही है। मगर ये कि जो है वो अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो बैलेंस शीट तो सप्लायर की इन्वॉल्व हो रही है, कैश फ्लो तो सप्लायर का इन्वॉल्व हो रहा है, मगर ये कि बहरहाल बर्डन या एक्सपेंस जो है वो कस्टमर का हो रहा है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। तो डायरेक्ट टैक्स में बर्डन और पेमेंट जो है वो सेम पर्सन के ऊपर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट बाय वन पर्सन के होता है, और जो कि सप्लायर है बेसिकली हु विल इंडेमनीफाई हिमसेल्फ, जो कि इस अमाउंट को रिकवर कर लेता है। कहां से रिकवर कर लेता है? फ्रॉम अनदर पर्सन। और ये अनदर पर्सन कौन है? ये बेसिकली इसका कस्टमर है। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे जो एरिया है वो है 5 से 10 नंबर का एरिया। इसके लिए हमें जो है वो तीन चीजें पढ़ने की बात की गई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर, यानी कि कानून बनाने वक्त हमें किन चीजों को ख्याल रखना चाहिए ताकि उस कानून की माशरे में पजीराई हो, यानी फेयर लेजिस्लेशन कैसे बनता है, या फिर एक टैक्स डिपार्टमेंट की स्टाफिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए जिससे अवाम जो है वो टैक्स की ऑफिस से भागना ना शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये दोनों चीजें ही बिल्कुल उलट चल रही हैं। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं, आप भी माशरे में सर्च कीजिएगा, हम आपको मिलेंगे कि जो कंप्लाइंट सेक्टर है हमारे माशरे में वो बहुत थिन है, और जो नॉन कंप्लाइंट सेक्टर है वो काफी थिक है। जब वो नॉन कंप्लाइंट सेक्टर के पास हम पूछते हैं कि भाई आप टैक्स क्यों नहीं देते, वो चैरिटी तो इतनी बड़ी बड़ी दे रहे होते हैं, सच भी बोलते हैं, नेक भी बहुत हैं, मगर और मुल्क के खैरख्वाह भी बहुत हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आपके कानून के अंदर उलझाव बहुत है। मतलब ये कानून ऐसा हो गया है कि भाई इसको तो जो है वो आप कंसल्टेंट्स के बगैर तो पढ़ ही नहीं सकते। अब जब कंसल्टेंट्स के बगैर नहीं बढ़ सकते तो जाहिर बात है जितने टैक्स पेयर होंगे उतने ही कंसल्टेंट भी चाहिए। अब कंसल्टेंट जो है वो अगर कम होंगे, जैसे वाकई तादाद में कम है, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि हर जो है वो बंदा, बहरहाल बिजनेस का उसूल है कि जो बड़े बड़े कस्टमर, यानी हर कंसल्टेंट ये करता है कि जो बड़े बड़े क्लाइंट हो उसी को लेने की कोशिश करता है, जो छोटे दर्जे के क्लाइंट होते हैं उसको लेने की कोशिश नहीं करता। वो छोटा दर्जे का जो क्लाइंट होता है वो अनफॉर्चुनेटली फिर एंड में क्या कर देता है कि मुझे लीगल असिस्टेंस नहीं मिल रही, मुझे लीगल जो है वो एड नहीं मिल रही, मैं टैक्स कंप्लाइंट बनूंगा ही नहीं। तो अगर लेजिस्लेशन फेयर हुआ, आसान हुआ, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ेगी, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है। दूसरा बड़ा फेयर जो है वो नॉन कंप्लाइंट सेक्टर का आपको ये मिलेगा कि वो टैक्स ऑफिस में जाते हुए डरते हैं। वो कहते हैं जैसे ही टैक्स कमिश्नर के पास बैठते हैं तो वो शुरू से ही हमें डराने की कोशिश शुरू कर देता है, और फिर अल्टीमेटली हमें डराने के ऊपर जो है वो पैसे निकलवाने, यानी रिश्वत या ब्राइब के ऊपर लेके आना चाहता है। तो हम बहरहाल जो है वो एक तो पेमेंट करें, ऊपर से अल्लाह के और अल्लाह के नबी के सामने जो है वो हम गुनाहगार हों, तो जाहिर बात है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार औ क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रिश्वत लेने वाला और देने वाला है दोनों ही जहन्नमी है। तो एक तो जहन्नम के अंदर हम अपनी आग भड़काएं, दूसरी बात ये कि पैसे भी खर्च करें, तो ऐसा कौन सा गुनाह जो है वो कम करने जाएं। तो जैसे सारे नॉन नॉन कंप्लाइंट है, हम भी नॉन कंप्लाइंट रहते हैं, तो आप जो है वो ये चीज सीखिएगा क्लास में कि किन उसूलों को अगर हम मुल्क में या टैक्स मशीनरी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो कानून भी अच्छे बनेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी हो जाएगी, और इसका फायदा ये होगा कि यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर टैक्स पेयर्स टू कम विद इन द कंप्लाइंट सेगमेंट। एथिक्स जो है, जाहिर बात है पैसों का लेन देन है, पैसे जो है वो बहरहाल बहुत खतरनाक चीज होती है, और इसके ऊपर जो है वो लोग उल्टे सीधे हथकंडे और जो है वो गुनाह के काम शुरू कर देते हैं, ईमान बेच देते हैं। तो इसके ऊपर जो है वो कौन सी चीजों को ख्याल रखना चाहिए टैक्स की प्रैक्टिस करने के दौरान में और टैक्स की पेमेंट के दरमियान में, ताकि जो है वो आपके एथिकल कंसिडरेशंस मेंटेन रहे, वो बहरहाल जो है वो हमें यहाँ पे देखना होगा। अक्सर व बेशतर लोगों का ये कहना है कि ये जो टैक्स प्रैक्टिस है ये आजकल टैक्स ब्रोकरी बन गई है, यानी कि जो क्लाइंट से बात करने जाते हैं उसको भी सेक्शन समझ में नहीं आते हैं, जो टैक्स अथॉरिटीज के पास जाते हैं उनको भी सेक्शन समझ में नहीं आते हैं। सब यही बात कर रहे होते हैं कि भाई हमारी डिमांड खत्म करा दो, क्लाइंट ये कह रहा होता है, कमिश्नर यही बात करता है डिमांड खत्म करने के लिए ये लूंगा वो लूंगा। तो नतीजा ये कि हम तो बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट, एक टैक्स ब्रोकर के तौर पे जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस टैक्स ब्रोकरी से कैसे जान छुड़ाई जाए, किन उसूलों के ऊपर हम पाबंद हों, तो उसके ऊपर फिर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने घर वालों को
सुरखरू होकर कह सकें कि भाई ठीक है टैक्स ब्रोकरी होती है, मगर मैं टैक्स ब्रोकरी ना करवाता हूं टैक्स पेयर की कैपेसिटी में, ना टैक्स प्रैक्टिशनर की कैपेसिटी में ये ब्रोकरी करता हूं। इंशाल्लाह वो उसूल समझाए जाएंगे जिनको कहा जाता है कोड ऑफ एथिक्स, और उन कोड ऑफ एथिक्स की बेस पे फिर इंशाल्लाह आपके ऊपर कभी ये ब्लेम नहीं आएगा। फिर अल्टीमेटली जो आखिरी में जो है वो मामला है, वो है बेसिकली टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट दो तरीकों से होती है। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि टैक्स सेविंग, टैक्स सेविंग दो तरीकों से होती है कि या तो अंडर पेमेंट करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइडिंग, जिसको हम कहते हैं क्राइम, और दूसरा जो है वो अंडर पेमेंट करें ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये तो बहरहाल जो है वो आपका राइट है। तो टैक्स जो है वो कम पेमेंट करना अवॉइडेंस के मैकेनिज्म में भी हो सकता है, टैक्स कम पेमेंट करना इवेजन के मैकेनिज्म में भी हो सकता है। एग्जांपल आपको देते हैं, अगर एक ऑडिट फर्म है, वो अपने क्लाइंटों के साथ ऐसा डील करते हैं कि जो वॉक इन क्लाइंट आते हैं, जो छोटे छोटे क्लाइंट होते हैं जो रिटर्न फाइल करने के लिए आते हैं 3,000 5,000 6,000, उनसे वो कैश में जो है वो सारा पैसा वसूल करते हैं। और वो ऑडिट फर्म जो है वो इस रेवेन्यू को, जो कि एक खतीर रकम बड़ी रकम होती है, इसको अपने रिटर्न के अंदर फाइल ही नहीं करते, यानी कि इसको दिखाते ही नहीं है, यानी डबल बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, कच्चा पक्का चला रहे हैं। इसको कहते हैं टैक्स इवेजन। अब अगर एक ऑडिट फर्म है, वो ऑडिट फर्म जो है के अंदर जो है वो बाप बेटा, यानी बाप है या दो बेटे हैं, तीनों मिलके फर्म को चला रहे हैं। वो मेरे पास आए, है वाकई ऐसा हुआ है, हकीकतन आपको बता रहा हूँ। वो कहने लगे कि हम एक ही ऑफिस में बैठते हैं और हम जो है वो एक साथ काम करते हैं, हम एक घर में रहते हैं, हम जो है वो पार्टनरशिप में अपने आप को चलाएं कि हम जो है वो अपने आप को सोल प्रोप्राइटरशिप में चलाएं। उन्होंने मेरी बात मानी जो मैंने उनको कही, और वो ये कही कि आप जो है वो अपने पार्टनरशिप फर्म ना बनाइए, आप भले एक ऑफिस में बैठ के काम कीजिए, अपने एक घर में रहिए, एक दस्तरखान पे खाना खाइए, लंच कीजिए, मगर ये कि बहरहाल आप पार्टनरशिप ना बनाइए। आप जो है वो क्या कीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप बना दीजिए। जो रेवेन्यू पहले भी आना है आज भी वही रेवेन्यू आएगा। क्लाइंट सारे जानते हैं कि आप एक ही हैं, मगर आपकी जो है वो इस स्ट्रक्चरिंग के बेस पे कि आप एनटीएन जो लेंगे वो पार्टनरशिप के बजाय एक एक पार्टनर का अलग अलग, यानी कि जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ले रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि तीनों का रिटर्न अलग फाइल होगा। और अगर आपको मालूम हो तो इनकम टैक्स का जो निजाम है इंडिविजुअल और ईओपी के लिए, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम ये कि वो 0% से शुरू होकर 37.5% तक जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे रेट बढ़ता है। तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर तीनों पार्टनर्स की या तीनों बाप बेटा जो हैं, इनकी इनकम को कंबाइन करके रिटर्न के अंदर पेश किया जाएगा तो टैक्स इंसिडेंस ज्यादा निकलेंगे। तो आप इस इनकम को स्प्लिट क्यों नहीं कर देते? स्प्लिट करने के लिए क्या होगा, फिर तीनों पार्टनर्स जो हैं वो अपने अपने इंडिविजुअल रिटर्न्स को फाइल करें। और जाहिर बात है उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। ये जो है वो इनकम स्प्लिटिंग अप्रोच कहलाती है। इनकम को आपने स्प्लिट कर दिया, ये करना आपकी प्लानिंग कहलाएगा, ये करना आपका जो है वो राइट कहलाएगा। पहली वाली केस में जो आप कर रहे थे कि आप आधी रेवेन्यू को गायब कर रहे थे किताबों से, उसको जो है वो क्राइम कहा जाएगा, उसको जो है वो इवेजन कहा जाएगा। तो इवेजन और अवॉइडेंस, इसके अंदर एक थिन लाइन है, मगर अल्टीमेटली दोनों का बॉटम लाइन सेम निकलता है कि टैक्स की सेविंग हो जाती है। तो ये थिन लाइन को सीखना जो है ये तीसरा एरिया है। और ये ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, और यही प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करती है। और इसको जो है वो हमें गाए बगाए सीखना पड़ेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि इसके आखिर में एक जो है वो नोट्स की शक्ल में हम रिवाइज कर लें। ये चीजें तो बहरहाल जो है वो नोट्स की शक्ल में रिवाइज हो जाती हैं। इसको तो हर एक सेक्शन के साथ जो है हमें प्लान करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये करेंगे तो टैक्स सेविंग हो जाएगी, ये करेंगे तो टैक्स इवेजन हो जाएगा। तो किसी सेक्शन के अंदर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस की क्या थिन लाइन जो है वो मुरतब हो रही है, वो सिखाना और सीखना आपका और मेरा मकसद है। और इसके ऊपर जो है वो हमें गाए बगाए डिस्कशन करनी पड़ेगी। तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द सिलेबस। विद इन दैट जो है वो इनकम टैक्स और सेल टैक्स और सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक साथ है। और तीसरा थ्योरी का एरिया। हमारी पढ़ाई के अंदर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे कि पहले हम जो है वो इनकम टैक्स मुकम्मल करेंगे, फिर सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की हमारी 16 क्लासें होती हैं, उसके अंदर हम मुकम्मल करते हैं। ये वाली चीजें तो नोट्स से कवर हो जाती हैं, एथिक्स और प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर लेजिस्लेशन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तो ये गाहे बगाए जैसे जैसे हमारी पढ़ाई इनकम टैक्स की होती रहेगी, उसके अंदर हम ये डिस्कशन करते रहेंगे। बहरहाल टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का जो मैकेनिज्म है, ये सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज में अप्लाई नहीं होता है। तो इसकी जो डिस्कशन होगी वो सारी की सारी लिंक्ड हो रही होगी इनकम टैक्स की पढ़ाई के अंदर।
मैं समझा नहीं आपका सवाल, लेजिस्लेशन क्लियर नहीं हुआ। लेजिस्लेशन का मतलब कानून। कानून उर्दू में बोलते हैं, लॉ इंग्लिश में बोलते हैं, और लेजिस्लेशन लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं। बेस्ड ऑन अवॉइडेंस एग्जाम्पल, रजिस्टर एज 3 इंडिविजुअल्स एंड फाइल ROI बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम। जी बिल्कुल मोहम्मद रीशान, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर 3 पार्टनर्स पार्टनरशिप, यू शुड गो फॉर 3 इंडिविजुअल रिटर्न्स। This is the best tax management technique in all over the world, and this is called income splitting approach. इस प्लानिंग को कहते हैं income splitting approach। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपसे बातचीत की थी ये कि शेड्यूल हमें पढ़ने हैं। जी बिल्कुल अपना नवीद, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज के भी SROs आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा अब आगे बढ़ाते हैं हम अपनी बात को। ये जो मैंने आपको कहा कि 14 शेड्यूल हैं, अब 14 शेड्यूल में कौन सी सेक्शन से कौन सा शेड्यूल लिंक हो रहा है ये तो इंशाल्लाह आपको पढ़ाई के दौरान पढ़ा दूंगा। मगर आज जो है वो आप ये जरूर जो है वो अपने जहन में बिठा लीजिएगा, अगली क्लास में आइएगा तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि शेड्यूल नंबर 1 में आपको क्या मिलेगा, शेड्यूल नंबर 2 में क्या मिलेगा। बेसिकली शेड्यूल इज अ कंपाइलेशन एक्सरसाइज, यानी कंपाइलेशन का मतलब ये कि कोई बिखरी हुई चीज की उसको संभाल के या कंपाइल किया गया है, तो कंपाइलेशन एक्सरसाइज है शेड्यूल। तो शेड्यूल के अंदर क्या टॉपिक्स हैं वो आज की क्लास में आप लेके जाइएगा। वो ये है कि शेड्यूल 1 के अंदर आपको टैक्स रेट मिलेंगे, जितने भी टाइप के टैक्सेस रेट हों। कोई कहता है कि मिनिमम टैक्स लगता है टर्नओवर के ऊपर अगर लॉस सिचुएशन हो, कोई कहता है कि भाई मेरे मोबाइल फोन के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो 10% जो है वो सेल्युलर कंपनी ले लेती है। कोई कहता है कि भाई मैं इंपोर्ट करता हूं तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स मुझसे लिया जाता है। कोई कहता है डिविडेंड इनकम होती है तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स लिया जाता है। कोई कहता है कि भाई मेरी इनकम के ऊपर मैं जो है वो 25 लाख की इनकम है तो इतना टैक्स देता हूँ, 30 लाख की इनकम है तो इतना टैक्स देता हूँ। तो वो जो भी किस्म के टैक्स रेट निकालने हैं, टैक्स रेट तो हमेशा फर्स्ट स्केड्यूल के रेफरेंस से निकलेंगे। फर्स्ट स्केड्यूल का रेफरेंस हमेशा आएगा whenever you are finding any tax rate, you cannot identify a tax rate from any document other than the first schedule। दूसरा है एग्जाम्पशन एंड कंसेशन। नॉर्मली जो लेवीज के कानून होते हैं, यानी कि जो जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू हासिल करना वो मकसूद होता है, वहां पे जो है वो जबर होता है, यानी कि वहां पे तो सख्ती होती है। वहां पे एग्जेम्पशन और कंसेशन थोड़ी होते हैं, यानी कि रेवेन्यू लेना था तो उसके अंदर एग्जेम्पशन और कंसेशन किस चीज के, तो एग्जेम्पशन और कंसेशन जो है वो प्रेशर ग्रुप का जो है वो आउटकम होता है। जैसे आप लोग होते हो तो आप लोग जो है वो एक फीस दे रहे होते हो स्क्राइबर में या कोई भी इंस्टीट्यूट में दाखिला या बहरहाल ICAP में एग्जामिनेशन फीस दे रहे होते हो। आप में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छी ग्रेड्स आए हैं माजी में, या उनका कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है, या फिर ये कि उनकी जो है वो कोई नीड होती है जिसकी बेस पे वो प्रेशर डालते हैं अपने इदारे के ऊपर, अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर, और उसकी बेस पे उनको कंसेशन मिल जाता है, उनको एग्जामेशन मिल जाती है। कुछ लोगों को बिल्कुल जो है वो माफ कर दिया फीस, कुछ लोगों को आधी फीस माफ कर दी। तो जिसको आधी फी माफ की उसको कहा कंसेशन, जिसको पूरी माफ की उसको किया एग्जाम। इसी तरीके से इनकम टैक्स लॉ में भी जाहिर बात है सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो ही पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल्स तो बैठे हुए नहीं है। और ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनके अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, यानी उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। कोई पॉलिटिकल लीडर जो है आपको ऐसा नहीं मिलेगा सिवाय चंद के जिनके अपने बिजनेसेस ना हो। जो चंद हैं उसमें एक इमरान खान मोस्ट प्रोमिनेंट है। इसके अलावा जो MQM की पुरानी टीम होती थी, जो इनिशियली जब MQM बनी थी तो उसमें हम सारे प्रोफेशनल्स को देखते थे। बाकी तो हमेशा प्रोफेशनल्स तो जो है वो बाहर ही खड़े होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर तो सारे बिजनेसमैन बैठे होते हैं। तो जाहिर बात है बिजनेसमैन का जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, कानून बनाने का उनका इख्तियार है, उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। तो वो अक्सर व बेशतर अपने बिजनेस से मुतालिक या अपने दोस्त यारों से मुतालिक या इनके पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स के मुतालिक वो एग्जाम्पशन दे रहे होते हैं। तो एग्जाम्पशन जब दे रहे होते हैं तो वो एग्जाम्पशन या कंसेशन अगर आपको नजर आएंगी तो वो लाजमी तौर पे आपको जो है वो सेकंड स्केड्यूल के अंदर नजर आएंगी। अक्सर व बेशतर मैं सारे लोगों को कहता हूँ, क्लास में भी कहा, मुझे मालूम है ये रिकॉर्ड भी हो रहा
है, शायद ऑन एयर हो रहा होगा, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं जिसकी बेस पे ये एग्जामेशन और कंसेशन दिए जाते हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। जब जो है वो आप कभी इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो प्रोफेशनल से, यानी आप जैसे काबिल लोगों से भर गई, जो कि काम के ऊपर ज्यादा रुझान रखते हैं बजाय इसके कि फैक्ट्रियां बनाना और काश्तकारी करना और जमींदार के तौर पे अपने आप को माशरे में पेश करना। आप लोगों का ये मंशूर नहीं होता है, आपका ये होता है कि मैं जिंदगी में कुछ टारगेट्स अचीव करूं, कुछ ऐसा करके जाऊं कि जो है वो बाद में मेरे जाने के बाद लोग याद रखें। तो आपके दौर में नई एग्जेम्पशंस भी नहीं आएंगी, पुरानी एग्जेम्पशंस भी खत्म हो जाएंगी। मगर ये जो फ्यूडल्स हैं, जमींदार हैं, ये अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए होंगे या इनके जमींदारों के पीछे जो है वो जमींदारी की बेकिंग के ऊपर जो है वो लोग बैठे हुए होंगे, तो ये तो हमेशा फिर यही करते रहेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम को जो है वो टैक्स नहीं करें, ये तो इस इनकम को टैक्स नहीं करें, उस इनकम को टैक्स नहीं करें। तो बहरहाल एग्जाम्शन और कंसेशन जब भी देखना होगा, तो जब भी पढ़ाया जाएगा कि इसके ऊपर एग्जाम्शन है, उसके ऊपर कंसेशन है, फौरन आपके जहन में आ जाएगा कि भाई ये तो बात कर रहे हैं, रिजवान बात कर रहे हैं सेकंड स्केड्यूल की। whenever you will be about to identify any exemption and concession, यानी there will be a discriminating approach for a particular income or for a particular person कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर ऐसे लगेगा, you will always be finding such discriminating aptitude of taxability in second schedule। अच्छा, फिर थर्ड वर्जन जो है वो है कंपाइलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन रेट्स। डिप्रिसिएशन जो है वो आपको मालूम है क्या होता है, IAS 16 का जो आउटकम होता है, टैक्स लॉ भी इसको एक्नॉलेज करता है, मगर टैक्स लॉ जो है वो डिप्रिसिएशन के अलग रेट बताता है। और टैक्स लॉ जो है वो डिप्रिसिएशन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, एक का नाम है डिप्रिसिएशन और एक का नाम है इनिशियल अलाउंस। दोनों में क्या फर्क है, क्या डिटेल है, इंशाल्लाह जगह पे देख लेंगे। आज की क्लास में बहरहाल ये लेके जाइएगा कि अगर आपको डिप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस का रेट देखना हो, कौन सी एसेट के ऊपर कितना डिप्रिसिएशन है, कौन से एसेट के ऊपर जो है वो इनिशियल अलाउंस मिलता है, तो ये सारी बातें आपको थर्ड स्केड्यूल में मिलेंगी। और इसके अलावा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स लॉ में कि जब बिजनेस को सेटअप करने जाते हैं तो बिजनेस के सेटअप से पहले की जो कॉस्ट है उसको आप एक डेफर्ड कॉस्ट बनाते हैं, इनकम टैक्स लॉ में डेफर्ड कॉस्ट बनाते हैं। और डेफर्ड कॉस्ट बनाने के बाद उसको 5 सालों में अमोर्टाइज करते हैं। तो 5 सालों में अमोर्टाइज करने की कहानी कहाँ लिखी हुई है, वो भी थर्ड स्केड्यूल में लिखी हुई है। तो थर्ड स्केड्यूल में डिप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस और अमोर्टाइजेशन के रेट लिखे हुए हैं। चौथे नंबर पे जो तो चौथा शेड्यूल है वो हमारा है इंश्योरेंस का टैक्सेशन। इंश्योरेंस का टैक्सेशन का क्या मतलब है, पाकिस्तान में जो इंश्योरेंस के बिजनेसेस हैं वो आपको मालूम है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस और जनरल इंश्योरेंस बिजनेसेस हैं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसेस की आपने अपनी FR की पढ़ाई के अंदर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर उनकी अकाउंटिंग भी डिफरेंट पैटर्न पे पढ़ी है। इसी तरीके से चूंकि उनकी अकाउंटिंग भी डिफरेंट है तो उनकी टैक्सेशन भी डिफरेंट है, और वो डिफरेंट टैक्सेशन जो है वो आपको शेड्यूल 4 में मिलेगी। इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि इंश्योरेंस में भी ऐसा ही है और बैंक में भी ऐसा ही है। बैंक का टैक्सेशन 7 स्केड्यूल में कि आप कोई पर्सन का टैक्सेशन करने जाते हैं तो उसके जो है वो कैपिटल गेन का हेड होता है, उसका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का हेड होता है, बिजनेस का हेड होता है, अदर सोर्सेज का हेड होता है। मगर अगर इंश्योरेंस बिजनेस का टैक्सेशन करने जाएं या फिर एक बैंक का टैक्सेशन करने जाएं तो इनके इतने सारे हेड्स ऑफ इनकम नहीं बनते। इनकी जो भी इनकम होती है वो सारी के सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर ही रिकॉर्ड की जाती है। मजीद ये कि जैसे बैंक के केस में मैं आपको बताऊं और इंश्योरेंस के केस में भी आपको बताऊं कि अगर आप लिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं आप और मैं, तो उसके ऊपर टैक्स रेट जो है वो 15% है, कहीं 12%, 12.5 भी हो जाता है, कहीं 10 भी हो जाता है। मगर अगर जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस हो और बैंक हो जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव प्लेयर हैं, उनके ऊपर ये 15% का और 12.5% का रेट नहीं है। चूंकि वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो बिजनेस का टैक्स रेट है वही उनके कैपिटल गेन के ऊपर भी टैक्स लग जाता है। तो ये स्पेशलिटीज जो हैं ये 7 और 4 स्केड्यूल की, ये इंशाल्लाह बिल्कुल एंड ऑफ द सिलेबस में हमारी पढ़ाई में आ रहा होगा। ये काफी टेक्निकल और एडवांस लेवल स्टडीज होती है, जब सिलेबस एंड कर रहे होंगे तो एंडिंग के वक्त ये डिस्कशन हो रही होगी। अगर हमारी पढ़ाई के दौरान में आप किसी बैंक और इंश्योरेंस का ऑडिट करने की जाएंगे तो वहां पे आपको लगेगा कि हमने जो पढ़ा है वो तो कुछ फॉलो ही नहीं हो रहा, वहां तो कुछ और ही हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है कि उनका टैक्सेशन क्या कहलाता है, स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन। इंश्योरेंस का 7 स्केड्यूल है और बैंक का इंश्योरेंस का 4th स्केड्यूल है और बैंक का जो है वो 7 स्केड्यूल है। अच्छा, इसी तरीके से
पांचवें नंबर का जो शेड्यूल है उसमें एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के जो बिजनेसेस होते हैं, यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन और मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के जो बिजनेसेस हैं उनकी स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन इन्वॉल्व है। इसके अंदर भी बहरहाल इनका बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट नेचर का होता है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ रॉयल्टी एग्रीमेंट कैरी कर रहे होते हैं। फिर इनकी बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता है कि वो ड्राई होल निकल आता है, यानी कि जो जगह खोदी है उसके अंदर उनकी डिस्कवरी हुई नहीं तो फिर क्या होगा। तो इन सारी चीजों को इन्होंने स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन के अंदर कवर किया हुआ है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेजुएटी फंड, ये सिक स्केजुअल है। सुपर एन्युएशन फंड बेसिकली जो है वो पेंशन फंड। अगर जो है वो आप रिटायरमेंट फंड इंट्रोड्यूस करें अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, तो उसको कमिश्नर से अप्रूव करवा लें। अगर आप कमिश्नर से अप्रूव नहीं करवाएंगे तो उस केस में आपका रिटायरमेंट फंड के अंदर जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है एज एन एम्प्लॉयर, वो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका डिसअलाउ हो जाता है टैक्स पर्पस के लिए। सेक्शन नंबर 21 में ये लिखा हुआ है कि आपको अगर अपने कंट्रीब्यूशन को जो प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी फंड वगैरह के अंदर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बीइंग एन एम्प्लॉयर, वो कंट्रीब्यूशन को आप अलाउबल एक्सपेंस के तौर पे ताबीर करना चाहते हैं तो आपको अपने रिटायरमेंट फंड को कमिश्नर से मंजूर करवाना होगा। तो कमिश्नर से मंजूर करवाने के लिए मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, उसके लिए जो वो सारे प्रोसीजरल स्टेप्स जो हैं वो आउटलाइंड हैं। कौन से वाले जो है वो शेड्यूल के अंदर, सिक स्केजुअल के अंदर। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब हम ट्रेड करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करने के ऊपर ये होता है कि हमारी हर ट्रेड के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाता है। कैसे कैलकुलेट होता है? एक है इदारा जिसका नाम है एनसीसीपीएल, नेशनल क्लियरिंग कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। ये क्या करती है कि ये आपको इंस्टेंटली वॉच कर रही है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में क्या बेच रहे हो, और बेचने के बाद इसका इतना अच्छा पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि वो इसकी कॉस्ट को कंपेयर करके, क्योंकि सारे शेयर्स आपके सीडीसी में रखे हुए हैं, सीडीसी के डेटा के ऊपर एनसीसीपीएल ने एक्सेस रखा हुआ है, और उस एक्सेस की बेस पे वो आपका कैपिटल गेन इंस्टेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ही बेचा फौरन पता चल जाता है कि आपका कैपिटल गेन कितना है और कैपिटल गेन टैक्स कितना है। वो क्या करते हैं कि आपके सारे कैपिटल गेन टैक्स को मंथली बेसिस पे अगले महीने की 10 तारीख तक आपके ब्रोकर से वसूल करते हैं, और ब्रोकर जो है वो क्लाइंट से वसूल करता है। और साल के आखिर में वो आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं, यानी आपके ब्रोकर को और आपका ब्रोकर आपको, कि आपने पूरे साल में 12 किस्तों में अपना कैपिटल गेन टैक्स जो है हर महीने की बेस पे एनसीसीपीएल के हवाले कर दिया। नतीजतन साल के आखिर में आप रिटर्न के अंदर कैपिटल गेन टैक्स लिस्टेड सिक्योरिटीज का कम से कम पे नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो चुका होता है। तो ये सारा मैकेनिज्म कैसे चलता है, एनसीसीपीएल को जो है वो कैसे एक्सेस हो गई, एनसीसीपीएल ने कौन सा सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, ये सारी पढ़ाई इंशाल्लाह आपको एट स्केड्यूल में मिलेगी। वेन एवर यू आर डीलिंग विद एनी क्लाइंट मैटर, कि जहाँ पे जो है वो ये कहते हैं कि एनसीसीपीएल को टैक्स दे देते हैं, के कर देते हैं, तो उसके लिए आपको सारी बातें कहाँ पे, सारा मवाद कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको एट स्केड्यूल के अंदर। माजी में रिटेलर्स को एक एमनेस्टी दी गई थी। एमनेस्टी का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर काला धन है, यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड इनकम है, उसको आप जो है वो टैक्स अथॉरिटीज को डिस्क्लोज कर दें, उसके ऊपर मामूली सा टैक्स दे दें, और आगे जिंदगी में आप जो है वो फिर रेगुलर टैक्स पेयर बन जाइए। तो ये हर थोड़े अरसे के बाद हमारे मुल्क में एमनेस्टी स्कीम आती है। माजी में भी एक एमनेस्टी स्कीम आई थी, मगर वो आज रिडंडेंट हो गई। रिडंडेंट का मतलब ये है कि जिसने बहरहाल ये एमनेस्टी अवेल कर ली, आज के दिन अगर आप कहेंगे कि मैं एमनेस्टी अवेल करना चाहता हूं, तो ये आपके लिए नहीं है, इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है। तो अफेक्टिवली ये रिडंडेंट है, इसको मजीद अवेल नहीं किया जा सकता। तो ये लॉ में तो मौजूद है, मगर ये के बहरहाल जो है वो हमारी पढ़ाई में हम इसको नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे कि ये रिडंडेंट हो गया है। रिडंडेंट का मतलब होता है बेकार हो जाना, इसकी फर्दर यूजिबिलिटी खत्म हो गई है। अच्छा, फिर इसके बाद इनकम टैक्स लॉ में एक एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट है। एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बंदा अपना रिटर्न रेगुलरली फाइल करता है, उसका एफबीआर के निजाम के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर शुमार हो जाता है नाम उसका। एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पे जो है वो आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो नजर आएगी। वहां पे आप मेरा नाम देखिए, इंशाल्लाह आपको मेरा नाम मिल जाएगा। आपके वालदेन हो, उनका नाम देखिए, मिल जाएगा। वो सारे के सारे जो है वो रिटर्न फाइलर होंगे। आप अगर जो है वो आपको अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलें जिनका नाम जो है वो इस लिस्ट में नहीं है, आपके रिश्तेदारों में हो, आपके ऑफिस में हो, तो आप उसको कहेंगे आप नॉन एटीएल बंदे हो। अच्छा, जो नॉन एटीएल बंदा होता है उसके ऊपर जो है वो जो
यानी कि नॉन एटीएल बंदा आप समझ गए कि जो रिटर्न फाइलर नहीं होता है, उसके ऊपर जो सख्तियां रखी गई हैं वो दो प्रोमिनेंट सख्तियां हैं जो आज की क्लास में आप याद रख के जाएंगे। जब इनको कोई बंदा पेमेंट करता है और पेमेंट के वक्त विथहोल्डिंग टैक्स काटना होता है, जैसे मिसाल के तौर पे कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के ऊपर 15% टैक्स काटती है। अगर जो है वो देखती है शेयर होल्डर नॉन एटीएल है, कैसे पता चलेगा कि नॉन एटीएल है? वो शेयर होल्डर के नाम को सर्च करेंगे, एफबीआर की जो वेबसाइट पे एटीएल की लिस्ट है, अगर उसके अंदर नाम शामिल नहीं हुआ तो फिर वो 15% का विथहोल्डिंग टैक्स नहीं काटेगी कंपनी, बल्कि 30% का विथहोल्डिंग टैक्स काटेगी। इसी तरीके से विथहोल्डिंग एजेंट को जब सप्लायर को पेमेंट करनी होती है, तो अगर कॉर्पोरेट सप्लायर होता है तो कॉर्पोरेट सप्लायर की पेमेंट में 5% का टैक्स काट लेते हैं। और अदर देन कॉर्पोरेट सप्लायर हो, यानी इंडिविजुअल और एओपी अगर किसी को सप्लाई कर रहा हो, फॉर एग्जांपल यूनिलीवर को सप्लाई कर रहा है, यानी कोई गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो जब पेमेंट होगी तो 5.5% का विथहोल्डिंग है। 5% कॉर्पोरेट सप्लायर का है और जो नॉन कॉर्पोरेट सप्लायर होगा उसके इसमें 5.5% है। विथहोल्डिंग एजेंट ये टैक्स डिडक्ट करता है। अब विथहोल्डिंग एजेंट जो है वो जब पेमेंट करेगा तो वो ये देखेगा कि बंदा जो सप्लायर है वो एटीएल में उसका नाम है कि नहीं है। अगर एटीएल में है तो यही 5 और 5.5 हो जाएगा, और अगर नॉन एटीएल हुआ तो फिर उस सूरत हाल में डबल कर देता है, 5 की बजाय 10 और 5.5 की बजाय 11। तो ये जो है वो कैसे डबल हो जाता है, फिर ये डबल होने के ऊपर फिर वो जो बंदा जिसका टैक्स विथहोल्डिंग डबल हो गया उसके ऊपर क्या नताइज मुरतब होते हैं, उसको कोई पकड़ने आएगा नहीं पकड़ने आएगा, ये सारी बातें 10 स्केड्यूल के अंदर आपको लिखी हुई मिलेगी। फर्दर मोर, जो नॉन एटीएल होता है उसके ऊपर दूसरी बड़ी सख्ती है। पहली बड़ी सख्ती तो मैंने बताई कि उसकी विथहोल्डिंग की डबलिंग हो जाती है। whenever there will be the requirement of withholding tax deduction out of payment to a non ATL person, in that situation the withholding agent is obliged to double the withholding tax rate। दूसरी बड़ी सख्ती ये है कि जो नॉन एटीएल होता है वो अपनी जिंदगी के लॉसेस जो हैं वो आगे यूज करने की इजाजत नहीं रखता। आपको इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा, जो एक बहुत बड़ा आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आपका लॉस हो जाता है तो आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, अगले सालों की इनकम हो तो इसके ऊपर आप इस लॉस को यूज कीजिएगा। आपने IAS 12 पढ़ा होगा, उसमें जो डेफर्ड टैक्स एसेट बुक करने की वन ऑफ द रीजन होती है वो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं। तो अगर आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो आप अगले सालों में इसको इस्तेमाल करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को डिमिनिश या कम कर सकते हैं। मगर अगर एक नॉन एटीएल बंदा होता है तो वो अपने लॉसेज जो है वो नॉन एटीएल पीरियड के अंदर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। तो नॉन एटीएल के अंदर जो है वो दो बड़े नताइज मुरतब होते हैं। एक तो आपका विथहोल्डिंग टैक्स जो डिडक्ट होगा वो डबल रेट पे होगा, और दूसरी बात ये कि आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यानी इफेक्टिवली आप ऐसे कहिएगा कि जिस क्लाइंट को आपने नॉन एटीएल पढ़ाया आप उसके डेफर्ड टैक्स एसेट को अक्यूमुलेटेड लॉस से मुतालिक कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये पूछ रहे हैं मोहम्मद जीशान, टू बी एक्टिव टैक्स पेयर एज कंपनी वी हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न प्लस सेल टैक्स रिटर्न बोथ रेगुलरली एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। यस, अगर सेल टैक्स की रिक्वायरमेंट आपके ऊपर अप्लीकेबल है तो सेल टैक्स का रिटर्न भी आप रेगुलरली फाइल करें और इनकम टैक्स का भी फाइल करें। सेल टैक्स की अगर आपके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आपको शायद मालूम होगा कि सेल टैक्स हर गुड्स के ऊपर तो नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी गुड्स हैं जिसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है, जैसे कि जो है वो मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो आटा बेचते हैं तो आटे के ऊपर तो सेल टैक्स नहीं है, खुला आटा, तो उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं है, नतीजतन उसके ऊपर आप जो है वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होंगे, आप सिर्फ इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। तो जहां पे सेल टैक्स की एप्लीकेबिलिटी है तो दोनों रिटर्न रेगुलरली फाइल कीजिएगा। ठीक है जीशान। दूसरा फसी कह रहे हैं कि 1% इंक्रीज हुआ। यस, ये 1% पहले, ये जो मैंने अभी विथहोल्डिंग टैक्सेस आपको गिनाए 4 और 4.5 होते थे बजट से पहले, फसी 4 और 4.5 होते थे। इस बजट से यानी कि जो फाइनेंस एक्ट 2023 आया है, यानी 1 जुलाई 2023 से ये 4 और 4.5 का रेट जो है वो 5 और 5.5 हो गया है। तो जाहिर बात है हमें नई से जो है वो एग्जांपल देनी पड़ेंगी। अब जो है वो नया लॉ आ गया, उससे एग्जांपल देनी पड़ेगी। बहरहाल हमारी क्लास का मैंडेट है, इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे कि हम बजट अमेंडमेंट्स को भी क्लास में कवर कर रहे होते हैं। तो बहरहाल एग्जांपल्स अक्सर और बेशतर जो है वो नए लॉ से ही आपको दी जाएंगी। आइए अगली बात, थोड़ा सा और वक्त ले लेते हैं आपका, बस ये शेड्यूल की लिस्ट मुकम्मल कर लेते हैं।
जी बिल्कुल, फंसी आप पूछिएगा, कोई मसला नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके पास है, उसमें भी आप पूछ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। अपनी सहूलत से पूछ लीजिएगा, कोई भी जो है वो जल्दी नहीं है। अभी पूछना चाहेंगे तो अभी भी पूछ लीजिएगा, एंड में बिल्कुल फंसी। अच्छा नेक्स्ट, 11 नंबर शेड्यूल। 11 नंबर शेड्यूल जो है वो बिल्डर्स और डेवलपर्स का टैक्सेशन है। बिल्डर्स और डेवलपर्स का टैक्सेशन जो है वो फिक्स टैक्स स्कीम कहलाती है। और फिक्स टैक्स स्कीम का मतलब ये कि ये प्रॉफिट अपना नहीं कंप्यूट करते, यानी ये नहीं करते कि हमने कितने की कंस्ट्रक्शन की है और बिल्डिंग हमने कितने में बेची है। ये देखते हैं कि भाई हमने कितना स्क्वायर फीट सेल किया है और कितना स्क्वायर यार्ड सेल किया है, और उसके ऊपर पर स्क्वायर यार्ड या पर स्क्वायर फीट जो है वो एक फिक्स टैक्स दे देते हैं। और ये सारी कहानी शेड्यूल नंबर 11 के अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो आइटम नंबर शेड्यूल नंबर 12 जो है वो आइटमाइज लिस्ट है। सेक्शन नंबर 148 आपको मिलेगा, जिसके अंदर ये कहा गया है कि बाहर से अगर आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट स्टेज पे एक विथहोल्डिंग टैक्स आपसे लिया जाता है। अब कौन सी आइटम के ऊपर कितना विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा, इसकी पूरी लिस्टिंग है। और वो लिस्टिंग जो है वो कहाँ पे है, 12 स्केजुअल के अंदर है। 13 नंबर जो है वो सिनेरियो ये है कि आप जो है वो अगर डोनेशन देते हैं, जाहिर बात है गवर्नमेंट तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक्सरसाइज के अंदर ही ऐसी फंसी हुई है कि वो अवाम की डेवलपमेंट के लिए तो काम ही नहीं कर पा रही। यानी अवाम जो है वो ये सोचे कि गवर्नमेंट हमारे लिए इलाज व मुआवजा, तालीम, सेफ्टी और जो है वो सहूलियात और मुहैया करेंगे, तो वो तो बिल्कुल ख्वाब की शक्ल में होगा। तो पाकिस्तान के अंदर बहरहाल एनजीओ का एक बहुत बड़ा रोल है। एनजीओ जो है वो बहुत बड़ा वेलफेयर का काम कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान टॉप ऑफ द रैंक कंट्रीज में आता है, यानी कि दुनिया की जो है वो ममालिक में जहाँ पे खैर के काम या एनजीओ के जो काम होते हैं, पाकिस्तान जो है वो शुरू के जो है वो टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज में आता है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 61 में एक आपको इंसेंटिव दिया गया है कि आप जो है वो एनजीओ को डोनेशन दीजिए, आप जो है वो डोनीज को डोनेशन दीजिए, उसके ऊपर हम आपको एक टैक्स क्रेडिट देंगे। अब किसको डोनेशन देंगे तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसकी पूरी लिस्ट जो है वो सेक्शन शेड्यूल नंबर 13 में लिखी हुई है। अगर आप आपके घर में कोई माली है, कोई मासी है, कोई मेड है, उसको अगर आप जो है वो दे देते हैं डोनेशन, तो उसके ऊपर आपको कोई क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगा। क्रेडिट अगर सेक्शन 61 का टैक्स क्रेडिट अगर आपको क्लेम करना हो, क्रेडिट का मतलब ये होता है कि वो अमाउंट जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए। तो वो अमाउंट जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, जिसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं, उसके लिए आपको डोनेशन देना पड़ेगा। मगर डोनेशन जो है हर किसी को देंगे तो क्रेडिट नहीं क्लेम होगा। ये डोनेशन आपको देना पड़ेगा उस डोनी को जिसका नाम जो है वो शेड्यूल नंबर 13 में लिखा हुआ है। अगेन बहुत सारे डोनी हैं, तो उनकी लिस्ट को कंपाइल करना तो कहाँ पे कंपाइल किया है, शेड्यूल नंबर 13 के अंदर कंपाइल किया है। 14 नंबर पे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हमारे मुल्क में आज भी मिफ्ता इस्माइल का जो है वो एक इंटरव्यू आया है, और उसके अंदर उन्होंने यही शिकायत की है कि ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं हमारे मुल्क में, जो टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं, यानी अगर ओवरऑल मैं मुल्क में बताऊं तो आपको जो है वो ये हैरत होगी कि इतने बड़े माशाल्लाह, यानी वी आर द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हम जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो है चाइना की, दूसरे नंबर पे इंडिया की, तीसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका की, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया की, और पांचवें नंबर पे पाकिस्तान आता है। मगर इतनी सारी जो है वो पॉपुलेशन होने के बाद भी 400 अरब डॉलर से जायद हमारी जीडीपी की साइज है। मगर इसके अंदर नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो सिर्फ 1,88,000 है। ये बहुत कम तादाद है। अब बाकी सारे जो बिजनेसेस हो रहे हैं, ये 400 अरब डॉलर का जो टर्नओवर हो रहा है मुल्क में, लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जिसको जीडीपी कहते हैं, तो ये कहाँ से जनरेट हो रहा है? ये सारे के सारे वो सेटअप्स हैं जिसको हम स्मॉल सेटअप्स कहते हैं, या बहरहाल जो है वो हम अनऑर्गेनाइज सेटअप्स कहते हैं। और ये कोई टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। और ये टैक्स ना पे करने की अक्सर और बेशतर वजूहत ये है कि ये तादाद में इतने ज्यादा हैं कि अगर इनके ऊपर कभी हाथ डालने जाते हैं तो ये हड़तालें कर देंगे, मसले मसाइल कर देंगे। और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे दूसरे रुकावटें पैदा हो जाती हैं। ये थ्रेट्स भी दे देते हैं क्योंकि तादाद में बहुत ज्यादा हैं। तो एफबीआर के जो लोग हैं वो तो सिर्फ 22,000 जो है वो एम्प्लॉयज हैं, ये इतने लाखों लोगों को कैसे पकड़ेंगे? तो इसके ऊपर जो है वो पकड़ा धकड़ी से तो इनको नहीं पकड़ा जा सकता। तो इसके लिए 2021 में कार्रवाई की गई, जिसको बहुत अच्छे
तरीके से जो है वो पजीराई मिली है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। एसएमईज का मतलब होता है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसकी बाकायदा एक डेफिनेशन है, वो इंशाल्लाह जो है वो जगह पे आपको पढ़ाई जाएगी। तो अगर आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लेते हो तो आपको बहुत मामूली टैक्सेशन के ऊपर आपका जो है वो फाइलर का यानी एटीएल के अंदर का स्टेटस मिल जाएगा। ये जो छोटे छोटे कारोबारी हजरात हैं जो कि तादाद में बहुत कसीर हैं, जमे गफीर है, इनको अगर हमें लाना है टैक्स नेट के अंदर तो हमें इनको झींगा डाल के मछली डाल के लाना पड़ेगा। जैसे कि जो है वो आपको जो है वो जब आईकेप जो है वो कहता है कि सीए करिए, तो सीए में सी फेप लेवल के जो पेपर हैं वो केफ लेवल में नहीं थे, केफ बहुत हल्का था, पीआरसी तो और हल्का था, फिर इसके बाद केफ थोड़ा सा मुश्किल हुआ, फिर सीफेप में पहुंचे तो एकदम से जो है वो बर्डन पड़ गया। तो अगर पहले मौके पे बर्डन डाल देते यानी कि सीफेप लेवल का जो है वो मामला हो जाता पीआरसी पे, तो सारे लोग भाग जाते। ये जो अभी 25,000 22,000 आईकेप के जो मौजूदा स्टूडेंट्स है ये भी भाग जाते हैं, ये कहते हैं भाई कहाँ से जो है वो इतना मुश्किल वाला पढ़ेंगे। तो आईकेप ने क्या किया, ग्रेजुअली आपको तैयार किया और फाइनल लेवल पे लाके आपको जो है वो बहुत हैवी वेट बर्डन के साथ अब आपको वो गुजार रहे हैं। तो इसी तरीके से एसएमई का कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि एक तरीके से इनको लालच दी जाए कि आप टैक्स नेट में आ जाइए, आप कब तक हमसे भागते रहेंगे। देखिए हम सबको तो नहीं पकड़ सकते मगर कुछ को तो पकड़ते हैं, वो कुछ में आप भी हो सकते हैं, तो आप वो रिस्क क्यों कैरी कर रहे हैं। आपको एक मामूली सी रकम के ऊपर हम टैक्स करवा देंगे, आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में भी डाल देंगे, आप माशरे में भी सुरखरू हो जाएंगे। आजकल तो सोसाइटी में हर आदमी को हर चीज पता होती है सोशल मीडिया की वजह से, तो कोई आपको कहीं पूछेगा कि भाई आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं तो फौरन से आप कह दीजिएगा। और आप मजीद तो मैं आपको ये बात बताऊं कि आजकल तो आप अच्छे ममालिक के यानी ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएसए हो, जापान हो, चाइना इवन, अगर वहां पे जाते हैं कि भाई मुझे वीजा चाहिए तो वो कहते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम नहीं आ रहा। हालांकि कानूनी तौर पे ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि वीजा के लिए एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नाम हो, मगर वो सोचते हैं कि यार ये जो बंदा है कंट्री के साथ सिंसियर नहीं है तो ये हमारे मुल्क में भी कहीं जो है वो मुश्किलात पैदा ना करे, वो वीजा ही नहीं दे रहे, तो वो चेक कर रहे होते हैं। तो वो चेक करने के लिए आपको जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना चाहिए। आप अगर छोटे छोटे कारोबारी हजरात हैं, आप टैक्स से घबराते हैं, आपके लिए बहुत आसान तरकीब हम मुनासिब तरीके से बयान कर देते हैं, जिसको हमने कंपाइल किया हुआ है कहाँ पे, 14वें शेड्यूल के अंदर, जिसको कहा जाता है एसएमई का टैक्सेशन। और एसएमई का टैक्सेशन जो है हमारी पढ़ाई के अंदर इंशाल्लाह 2-3 क्लासों के अंदर ही आ जाएगा। हालांकि ये बहरहाल जो है वो बहुत सारे बातों का कंपाइलेशन है, मगर इसको हम जो है वो शुरू की क्लासों में ही निपटा देंगे। और ये जो है वो सेकंड 14 स्केड्यूल की रिजीम कहलाती है या मेथड कहलाता है। तो ये 14 शेड्यूल हैं जो कि जो है वो हमें मुख्तलिफ जगहों पे लिंक करके पढ़ने हैं। और इन 14 शेड्यूल के अंदर आप एक बात जो है वो ये देखेंगे कि इन सब में कुछ लिस्टिंग्स हैं या कुछ कंपाइलेशंस हैं, और ये जो है वो किसी सेक्शन से लिंक होने के ऊपर बात यहाँ पे जाके बैठती है कि लॉ की फॉर्मेटिंग और लॉ की खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए लिस्टिंग्स को, कंपाइलेशन को जो है वो अलग अपेंडिक्स की शक्ल में डाल दिया और उसका नाम जो है वो शेड्यूल रख दिया। कौन सा शेड्यूल कौन से काम के लिए है, आइंदा की क्लासों में इतनी डिटेल में बात नहीं होगी, डायरेक्ट जंप करेंगे यार टैक्स रेट जो है वो देखना है, फर्स्ट स्केड्यूल में चले गए तो फर्स्ट ही में क्यों गए, सेकंड में क्यों नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि फर्स्ट स्केड्यूल इसी काम के लिए है। तो ये हमारी आज की क्लास है, हमने यहाँ पे इसको रोकते हैं, इंशाल्लाह मजीद बात यहीं से बढ़ाएंगे कि एग्जाम्पशन और कंसेशन जो हैं उसके अंदर क्या मेथोडोलॉजी है, उसकी क्या रॉकेट साइंस है, उसके ऊपर जो है वो एग्जाम्पशन एक मरतबा आ जाती हैं तो विड्रॉ हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। तो ये इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास से मुतालिक कोई सवाल हो, कोई जनरल आपका सवाल हो तो आप चाहें तो पूछ लीजिएगा। वसी आपका कोई सवाल था, आप चाहें तो पूछ लीजिए, चाहें तो भले आप सहूलत से लिख के जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। जीशान इसके ऊपर ये है कि एक पोर्टल है, जो भी स्टूडेंट जो है वो सब्सक्राइबर में रजिस्टर्ड है यानी कि बीइंग ए स्टूडेंट, उनके लिए एक पोर्टल की एक्सेस होती है। उस पोर्टल के ऊपर आपको ये जो सारे नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, ये नोट्स की जो है वो एक्सेस भी हो जाती है। फिर जो लॉज हैं जिसको मैं बेयर कहता हूँ उसकी भी आपको एक्सेस हो जाएगी। फिर इसके अलावा ये कि आपको एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जो है वो आपको एक मेंबर बनाया जाता है। और वो मेंबर बनने के बाद आपको सहूलत ये रहती
है कि आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो मैं उसका डायरेक्टली खुद ही जवाब देता हूँ, कोई असिस्टेंट वगैरह नहीं है। तो कोई भी जो है वो सवाल हो, जाहिर बात है आप जो है वो मेरा ख्याल रखेंगे, जो रिलेवेंट सवाल होगा वही आप करेंगे, और उसके ऊपर जो है वो बहरहाल आपको जो है वो अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएटली उसका जवाब भी दिया जाता है। प्रैक्टिस के बारे में अदनान ऐवान पूछ रहे हैं, यार प्रैक्टिस के लिए जो है वो आपके आईकेप की तरफ से जो है वो एक इंशाल्लाह थोड़े दिनों में एक क्वेश्चन बैंक अपडेट होके आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक आईकेप का हर अटेम्प्ट के लिए होता है। बहरहाल इस अटेम्प्ट में तो फाइनेंस एक्ट में चूंकि बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, तो पिछली वाली क्वेश्चन बैंक जो है वो तकरीबन रिडंडेंट या डिस्कार्ड कर दीजिए, और उसकी बेसिस पे अब नया जो है वो आईकेप ने अनाउंस भी किया हुआ है शायद अपनी वेबसाइट पे कि वो थोड़े दिनों में आपके लिए नई क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे। तो बस वो सेल्फ सफिशिएंट जो है, मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल हो गया। और वो क्वेश्चन बैंक जो है उसमें दो खासियतें हैं। एक तो ये है कि उसके अंदर क्वेश्चंस है, दूसरी बात ये है कि उसके अंदर उन्होंने शुरू में आपको जो है वो हर एक एरिया के ऊपर छोटे छोटे जो है वो नोट्स भी बना के दिए हैं। तो जब आप इंशाल्लाह सिलेबस मुकम्मल कर लेंगे और वो नोट्स को एक मरतबा पढ़ लेंगे तो आपकी एक अच्छी ग्रिप उसके ऊपर कायम हो जाएगी। वो काफी अच्छे नोट्स हैं। अच्छा, जो क्वेश्चंस हैं वो दो सोर्सेज हैं उसके। एक तो इन्होंने ये किया कि पास पेपर में जो सवालात आए थे, जाहिर बात है जिस वक्त सवाल आया था वो उस वक्त के लॉ के हिसाब से था जिस वक्त सवाल था। अब उसको उन्होंने मॉडर्नाइज कर दिया, चेंज लॉ की बेस पे उन्होंने सवाल को अपडेट करके क्वेश्चन बैंक के अंदर डाल दिया। आईकेप की वेबसाइट पे जो सवालात या पास पेपर रखे हुए हैं वो तो वही रखे हुए हैं जो कि उस वक्त के थे जिस वक्त के जो है वो सवालात या जिस वक्त का लॉ था। मगर है कि आज जो है वो आपको वो वाले सवालात को करने में दिक्कत होगी, क्योंकि लॉ चेंज हो चुका है। अब लॉ चेंज होने के ऊपर रेट चेंज हो चुके हैं, उसके ऊपर आईकेप ने उसको मॉडर्नाइज कर दिया है। क्वेश्चन बैंक के अंदर सारे पास पेपर्स को उन्होंने अपडेट कर दिया है। मजीद ये कि उन्होंने अपने भी कुछ सवालात डाले हुए हैं। तो अगर आप ये चीज आईकेप की क्वेश्चन बैंक एक तरीके से कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास में भी हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ आपको जो है वो क्लास में करने के अलावा कुछ रिकॉर्डेड जो है वो प्रैक्टिसेस भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर इसके अलावा आपको प्रैक्टिस में कम से कम कोई नहीं हरा सकता। बहरहाल आपकी सिंसियरिटी चाहिए कि आप कितनी लगन से वो काम करते हैं। My company, we have to make payment to the vendor, pharmaceutical vendor, against the receipt of medicines, lab items, surgical items. What rate should be applied and what should be considered? मतलब अभी तो आपको मैंने बात की थी कि इफ यू आर द विथहोल्डिंग एजेंट, यानी बीइंग अ कंपनी यू आर द विथहोल्डिंग एजेंट, तो आपको 4 और 4.5% का विथहोल्डिंग टैक्स काटना चाहिए गुड्स के अगेंस्ट में। आपको 4 और 4.5% का विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो काटना चाहिए। बजट से पहले 4 और 4.5 था, बजट के बाद जो है यानी कि 1 जुलाई से जो 2-3 दिन से हुआ उसमें 5 और 5.5 काटना है। और कंसीडर ये करना होता है कि अगर आप जो है वो किसी का विथहोल्डिंग टैक्स काटते हैं तो उसका उसके ऊपर एक रूल नंबर 43 आपको पढ़ना पड़ेगा। रूल नंबर 43 के तहत आपको एक फॉर्मेट या एक चालान या एक पीएसआईडी जो है वो बताई गई है, उसके थ्रू इसको स्टेट बैंक में आपको जमा कराना होता है। स्टेट बैंक में भी जमा हो जाता है, नेशनल बैंक में भी जमा हो जाता है। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि इंडिविजुअल के केस में क्या देखना पड़ेगा, कंपनी के केस में तो मैंने आपको बताया कि अच्छा फार्मास्यूटिकल का डिस्ट्रीब्यूटर भी है आपके पास। तो फार्मास्यूटिकल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके लिए उन्होंने रिड्यूस रेट बयान किया हुआ है। तो वो आपको जो है वो इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद पढ़ाई में आएगा। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहें तो आपको जो है वो क्लोज नंबर 24, 24A, 24B, 24C, ये है पार्ट 2 सेकंड स्केड्यूल के। पार्ट 2 सेकंड स्केड्यूल के अंदर क्लोज नंबर 24 से लेकर 24C तक आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको फार्मास्यूटिकल के डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो है वो रिड्यूस रेट मिल जाएगा। इनके ऊपर 0.25% का विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। इसके अंदर जो है वो जी मेडिसिन के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटर है तो फिर 1% डिडक्ट होगा, बिल्कुल सही। और ये आपको 24A, B, C में मिल जाएंगे रेट। उसके अंदर जो है वो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह देखनी पड़ेगी कि वो डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे रजिस्टर्ड है, कि वो होलसेलर के तौर पे रजिस्टर्ड है, कि रिटेलर के तौर पे रजिस्टर्ड है। ठीक है फसी सर, है अपडेटेड बेरेक्ट नहीं। अब अपडेटेड बेरेक्ट कैसे जो है वो आ सकते हैं? अभी आपको मालूम है कि ईद की छुट्टियों में तो फाइनेंस एक्ट जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ है, और फाइनेंस एक्ट पार्लियामेंट की छुट्टियों से अप्रूव होने के बाद ईद के बाद जो पहला वर्किंग डे था वो मंडे था, यानी कि जो है वो परसों। तो परसों जो है वो बहरहाल अब 2 दिनों में तो कौन छाप सकेगा इसको, इसके लिए आपको कम से कम 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा। और अगर आप पोर्टल पे एक्सेस रखते हैं तो हमारा जो स्क्राइबर का पोर्टल है उसके ऊपर मैंने अपडेटेड जो है वो बेरेक्ट डाले हुए हैं। इनकम टैक्स का भी है, सेल टैक्स का भी है। तो
ही अगर आप देखना चाहेंगे रेट जो मैं आपको बता रहा था फार्मा का, तो वहां पे जाके आप जो है वो बेरेक्ट में जो है वो इसका पार्ट 2 सेकंड स्केड्यूल में देख सकते हैं। अब्दुल्ला, आप भी अगर बेरेक्ट जो है वो डाउनलोड करना चाहें, उसको जो है वो एक्सेस करना चाहें, तो पोर्टल पे आपको अपडेटेड मिल जाएंगे इंशाल्लाह। किसी और का कोई सवाल है तो पूछिए। इसके ऊपर बहरहाल जो है वो थोड़ा सा शहजाद अंजुम, ये थोड़ा सा जो है वो एक ग्रे एरिया है कि वो सीबीई पे होगा कि नहीं होगा। आप लोग कोशिश तो कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट कोशिश तो कर रहे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो आईकेप को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी भेजी हुई है कि हम तैयार नहीं है, प्रैक्टिस नहीं को हुई है वगैरह वगैरह। मगर ये कि बहरहाल ये ग्रे एरिया है, तो मैं कोई इसके ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स तो नहीं देना चाह रहा। अगर आप मुझे मशवरा देना पूछ रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। प्रैक्टिस करना बहरहाल जो है वो आपको कोई लंबा टाइम उसमें नहीं लगेगा। आप माशाल्लाह फर्म के सारे लोग हैं, आपकी वैसे ही प्रैक्टिस होती है, तो बहरहाल आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना जो है वो शुरू कर दें। बाकी अदरवाइज जो है वो आपके लिए इसको कोई बर्डन की शक्ल में आप इसको ना लीजिएगा। और अगर जो है वो इंशाल्लाह 1 डेढ़ महीने में अगर वो डिसीजन रिवर्ट हो जाता है कि नहीं आपको इस अटेम्प्ट के लिए मैनुअल भी अलाउ किया जाएगा, तो फिर आप जो है वो खुशियां मनाइएगा। तो मैं इसके ऊपर कोई अपनी बात को कंक्लूड नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, यानी कंप्यूटर की। जी बहुत सारी चेंजेस हैं सलमान, बहुत सारी चेंजेस हैं। चले, किसी और का सवाल नहीं है? चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। हमारे दिन हैं पीर बुध और जुमा, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।